बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं हूं आपकी होस्ट हिना नियाजी और मेरे साथ हैं जमील सुखेर। वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग। उम्मीद करते हैं बिल्कुल खैरियत से हैं ना। थैंक यू वेरी मच। और बगैर कोई और बात किए आज के शो का आगाज करते हैं, क्योंकि वैसे तो मौसम में भी बात की जा सकती है। मैं भी करने ही वाली थी। क्लाउडी, बारिश भी हो सकती है और तेज बारिश भी हो सकती है, क्योंकि रात भर मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी का सिलसिला तो जारी रहा ही। इसके अलावा जनूबी पंजाब के कुछ इलाकों में भी बारिशों का सिलसिला शुरू हो चुका है। तो ऐसा है कि अब ये जो जाती सर्दी है, इसमें जो बारिशों का सिलसिला शुरू हो चुका है, ये अच्छा है, अल्लाह की रहमत है। ऐसे में जितनी भी बीमारियां और वायरल इन्फेक्शंस जो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, फैल चुके हैं, उनसे भी लोगों को हिफाजत मिलेगी और थोड़ी उसकी इंटेंसिटी कम होगी। मौसम बड़ा प्लेजेंट हो गया, आई वुड से। वो जो सर्दी की शिद्दत जो है ना, उसमें मुझे लग रहा है कमी भी आई है। बारिश की वजह से लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बहुत ज़्यादा ठंड हो जाएगी, लेकिन आज जब मैं ऑफिस आ रही थी तो मुझे लग रहा था कि मौसम बड़ा प्लेजेंट था। मतलब इट वॉज नॉट दैट कोल्ड, जो कि बारिश के बाद यूजुअली मौसम हो जाता है कि बहुत शदीद ठंड हो जाती है। तो वो वाली ठंड नहीं थी, मज़ेदार ठंड थी। और इस तरह की ठंड को एंजॉय करने का मज़ा भी आता है कि अगर अच्छा सा म्यूजिक लगाओ, हाथ में आपके कॉफ़ी हो और आप लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हो तो क्या ही बात है। लेकिन हमें तो ऑफिस आना पड़ता है ना, तो ये मैं ड्राइवर से कहता हूं गाड़ी निकाले ही ना, आपकी कॉफ़ी हम तैयार करवाते हैं और हम शो आगे बढ़ाते हैं, ठीक है? तो अभी शो करना है या लॉन्ग ड्राइव पे जाना है? शो के बाद लॉन्ग ड्राइव। शो के बाद, ओके। नाज़रीन, आज की जो अच्छी बात है वो है कि कभी भी मायूस ना हो। जिंदगी में जब इंसान पर कोई मुश्किल आती है तो वो घबरा जाता है, बेचैन हो जाता है, एक मायूसी, नाउमीदी सी छा जाती है और इंसान डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। मायूसी आपके हाल और मुस्तकबिल को मुतासिर ना करे, इसलिए खुद को पुरअज़्म रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हालात से घबराने की बजाय हालात से मुकाबले की कुव्वत अपने अंदर पैदा करने की जरूरत है। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात की जमील आपने। और मुझे लगता है कि फिक्रमंद होना जो है ना, एक फितरी चीज़ है, लेकिन इस फिक्रमंदी में भी मायूसी की बजाय अगर हम उम्मीद का दामन जो है थामे रखें और अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। अल्लाह की रहमत से जो मायूस होते हैं वो वही होते हैं जो अल्लाह पर ईमान नहीं रखते। और अल्लाह की रहमत से मायूसी जो है अगर आपके दिल में आ जाती है तो इसका मतलब है कि आप कुफ्र कर रहे हैं, आप शिर्क कर रहे हैं। और आप मायूसी एक ऐसी दलदल है जिससे निकलने में इंतहाई जो है ना, वो आपके ज़रूरत आपको महसूस अक्सर होती है कि आपको इस चीज से निकलने की जरूरत है, लेकिन आप फिर निकल नहीं पाते। ये कैसी दलदल है। ये दलदल आपने वर्ड इतना अच्छा यूज किया है हिना, क्योंकि हम अक्सर जब मेडिकली भी इस पे बात करते हैं कि एंजाइटी, डिप्रेशन और टेंशन में क्या फर्क है, तो बेसिकली माजी, हाल और मुस्तकबिल की जो एक कश्मकश है ना, बिल्कुल ऐसे में वो दलदल ही है। और वो ऐसी दलदल है जिसमें आपको कोई दूसरा हेल्प नहीं कर सकता। इसमें आपको अपनी मदद आप करनी पड़ेगी। और मुझे लगता है कि हमें पुरसकून अपने आप को रखने के लिए ना, उसमें फैमिली का बहुत एक पिवटल रोल होता है, हमारे फ्रेंड्स का, हमारे सोशल सर्कल का। तो जो हमारे ऊपर ये पीयर प्रेशर होता है, सोशल प्रेशर होता है, वो भी बहुत ज़्यादा नाउमीदी कॉज करता है। इसलिए जो इर्द गिर्द के लोग हैं उनकी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोगों को हिम्मत दें, हौसला दें, उनको आगे बढ़ने की जो है ना, वो जो कहते हैं ना, एक पॉजिटिव वाइब आती है। मुझे किसी से अक्सर हमने ये जुमला सुना होगा, तो वो भी बहुत जरूरी है। आपके जितने भी इर्द गिर्द लोग हैं, आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप नेगेटिविटी ना फैलाएं। अगर कोई नाउमीद आपको नजर आ रहा है, कोई मायूस आपको नजर आ रहा है, आप उसको हिम्मत दें, उसको हौसला दें, आगे बढ़ने की जो है ना एक बिल्कुल ऐसी है। आप वही सपोर्ट वाली बात है ना, हमेशा हम पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी की बात करते हैं और फिर आज हम सपोर्ट की बात करें। बेसिकली एक बड़ी मशहूर बात है हिना कि अगर आप किसी के जख्मों पे मरहम नहीं रख सकते तो कम से कम उसको मजीद जख्म ना दें, नमक भी ना छिड़कें। तो हमारे मुआशरे में बेहिसी थोड़ी ऐसी भी बढ़ चुकी है कि हम किसी को तकलीफ में देखते हैं तो आई डोंट नो वो कैसे बेहिस लोग हैं कि वो उसको एंजॉय कर रहे होते हैं। ठीक है, आपको उसकी हेल्प करनी चाहिए। तो बेसिकली आज की जो अच्छी बात है वो यही है कि कभी भी मायूस ना हो, ना ही मायूसी फैलाएं, बल्कि एक खुशगवार जिंदगी गुजारने के लिए मेहनत करें, पुरअज़्म रहें। और अगर आपको अपने इर्द गिर्द कोई ऐसा शख्स नजर आए जो कि डिप्रेशन या टेंशन का शिकार हो तो उसकी भी मदद करें। बेशक बहुत ही खूबसूरत बात की जमील आपने। और अब हम प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और थोड़ी सी जो है ना वेकेशंस की बात कर लेते हैं, छुट्टियां गुजारने की बात कर लेते हैं, टूरिस्ट स्पॉट्स की बात कर लेते हैं। फितरत वैसे बहुत खूबसूरत है, बुलंदो बाला पहाड़, झील और सहरा। हाँ, लेकिन इन तमाम मकामात को देखने के लिए मुख्तलिफ मुझे लगता है इलाकों का रुख करना पड़ता है।
क्या ही अच्छा हो कि तमाम चीजें जमील अगर एक साथ एक मकाम पर हमें मिल जाएं, मतलब झील, पहाड़, सहरा। लेकिन ये मुमकिन है क्या ना? ऐसा मुमकिन है? बिल्कुल जी हाँ, बिल्कुल ऐसा मुमकिन है। स्कर्दू का एक मकाम है जो कि एक बहुत मुनफरिद मकाम है जहाँ सारी चीजें जो है ना ये अवेलेबल है। बिल्कुल, आज ये जनाब ये मकाम आपके लिए हम तलाश करके लाए हैं। कराकोरम और हिमालय से ये जो सिलसिला शुरू होता है, सर्द सहरा और झील का एक साथ नज़ारा इस मकाम पर किया जा सकता है। स्कर्दू से चंद मिनट की दूरी पर वाक़े ये दिलफरेब मकाम मुनफरिद होने के साथ साथ बहुत खूबसूरत है। तो दिलफरेब मकाम के मुतालिक मजीद हमें बता रहे हैं स्कर्दू से सुनो टीवी के नुमाइंदे मोहम्मद अली अंजुम। बिल्कुल, बहुत कम ऐसा होता है कि बहुत सारे मनाज़िर एक साथ देखने को मिले, और बल्तिस्तान की ये ख़ासियत है कि यहाँ पर मुनफरिद मकामात मिलते हैं जहाँ आप पहाड़ों का, झीलों का, सब्ज़े का और सहरा का एक साथ नज़ारा कर सकते हैं। मैं इस वक्त कतपना लेक में मौजूद हूँ और आपको मेरे अक़ब में देवमालाई कतपना लेक दिखाई दे रही है, जो सर्दी की शिद्दत के बाइस अब मुंजमद हो चुकी है, और साथ साथ अतराफ़ में सिलसिला कराकोरम और सिलसिला हिमालय की पहाड़ियाँ हैं। बीच में ये कुदरत का शाहकार झील है और साथ साथ सहरा भी है। यहाँ आकर आप इन तमाम चीज़ों का एक साथ नज़ारा कर सकते हैं। और अगर हम इसकी मुसाफत की बात करें तो स्कर्दू शहर से सिर्फ 10 मिनट की ड्राइव के बाद आप इस दिलफरेब मंज़र तक पहुँच सकते हैं, और आप यहाँ आकर अपने आप को फितरत के बहुत ज़्यादा करीब महसूस करेंगे। चूँकि अक्सर जो सयाह हैं, कुछ सयाह सब्ज़े के शौकीन होते हैं, कुछ पानी के शौकीन होते हैं, और कुछ बुलंद वाला पहाड़ों को देखने के शौकीन होते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इन तमाम नज़ारों को एक साथ देखना चाहते हैं। अगर इन तमाम नज़ारों को एक साथ देखने के ख्वाहिशमंद सयाह यहाँ पर पहुँच जाएँ तो यकीनन वो फितरत के रंगों में मदहोश से हो जाते हैं। यहाँ पर अब डेवलपमेंट भी काफ़ी हद तक हुई है, अतराफ़ में होटल्स भी बनाए गए हैं। और अगर हम सरमाई सयाहत की बात करें तो बल्तिस्तान में सरमाई सयाहत के बड़े मौक़े हैं। जूँ मौसम की शिद्दत बढ़ती जाती है, नदी नाले मुंजमद हो जाते हैं और आबशार मुंजमद हो जाते हैं, और ये मनाज़िर इंतहाई दिलफरेब होते हैं। आपको मेरे अक़ब में दिखाई दे रहे हैं सिलसिला कराकोरम के पहाड़ी सिलसिले, और बाएं जानिब सिलसिला हिमालय के पहाड़ी सिलसिले हैं। और ये पहाड़ी सिलसिले अब बर्फ़ से पूरी तरह से ढके हुए हैं, बर्फ़ की सफ़ेद चादर ओढ़े ये दिलफरेब पहाड़ जो है इस झील की रानाइयों में, इस झील की खूबसूरती में मज़ीद इजाफ़ा कर रहे हैं। अगर हम सयाहती सरगर्मियों की बात करें तो सूबाई हुकूमत इक़दाम कर रही है कि मौसम सरमा में भी सयाहों की कसीर तादाद बल्तिस्तान बिलखुसूस स्कर्दू का रुख करे, चूँकि स्कर्दू को सयाहत का दारुल हुकूमत भी कहा जाता है। यहाँ पर जा बजा आपको फितरत के रंग मिलते हैं, बुलंद वाला पहाड़ मिलते हैं, और साथ साथ बहते नदी नाले, झरने और आबशार भी इस वादी के दिलफरेब मनाज़िर में मज़ीद इजाफ़ा कर देते हैं। लेकिन मौसम सरमा के आने के साथ साथ चूँकि सर्दी की शिद्दत बढ़ जाती है, आज अगर हम दर्जा हरारत की बात करें तो -12 आज स्कर्दू का दर्जे हरारत है। रात के वक्त -20 तक भी दर्जा हरारत कभी कभार गिर जाता है, और होटल्स भी अक्सर बंद हो जाते हैं। लेकिन साल रवां होटल्स खुले हुए हैं और काफ़ी हद तक जो सयाहती सरगर्मियाँ हैं वो चल रही हैं। सयाहों की बड़ी तादाद तो यहाँ स्कर्दू में मौजूद नहीं है, लेकिन सयाह यहाँ पर मौजूद ज़रूर हैं। और सयाहों का ये कहना है कि अगर यहाँ पर फैसिलिटीज़ फराहम की जाए सयाहों के लिए, होटल्स में बेहतर इंतज़ामात हों, तो ये बहुत बेहतरीन इलाका है सयाहत की गरज से। चूँकि यहाँ पर मौक़े बहुत ज़्यादा हैं सयाहत के, ख़ास तौर जो एडवेंचर स्पोर्ट्स लवर्स हैं, कोई पैमाई के शौकीन अफराद हैं, या फिर नेचर को बहुत ज़्यादा करीब से देखने के शौकीन अफराद हैं, उनके लिए स्कर्दू से बेहतर कोई मुकाम है ही नहीं। जी अली अंजुम, बहुत शुक्रिया आपका। एंड यूर राइट के बहुत ही खूबसूरत मकाम है ये, लेकिन -12 डिग्री में खड़े होकर आप जो हमें एक पूरी इस स्पॉट की कहानी सुना रहे थे, आई कैन अंडरस्टैंड कि आपकी आवाज़ बता रही थी कि आपको बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही है। एग्जैक्टली, लेकिन टूरिस्ट के लिए एक इजाफा हो गया, एक नई जो है ना वो टूरिस्ट स्पॉट हमने आप लोगों को बताया, और हम उम्मीद करते हैं कि जब आप स्कर्दू जाएंगे तो यहाँ पर भी ज़रूर जाएंगे, बिकॉज you'll get to see everything। बेशक। और हमने जिक्र किया है यहाँ पे वो क्या बता रहे थे, नदी नाले भी हैं, झरने भी हैं, झरने। हाँ, झरने क्या होता है ना? ये मेरा आप टेस्ट ले रहे हैं, मुझे ऊपर से आबशार आ रहा होता है, पानी जो वो तो आबशार हो गई। That's also called झरना। झरने भी उसी को कहते हैं जो वो रॉक से पानी नीचे आ रहा होता है। जमील मेरा आए दिन टेस्ट लेते रहते हैं उर्दू का, मैं इनसे अब कुछ मुश्किल पूछूंगी। नाज़रीन, हम उम्मीद करते हैं आपको पता चल गया होगा कि आबशारों को झरने भी कहा जाता है। तो ओके, व्हाट इज झरना देन? आगे बढ़ते हैं। If I'm not correct, चलें जी आगे बढ़ते हैं। अब प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, और अब वक्त हुआ चाहता है हमारे सेगमेंट कहानी पाकिस्तान की, जिसमें हम आपकी मुलाकात करवाते हैं उन लोगों से जिन्होंने अपनी आंखों से हमारे प्यारे वतन को बनते देखा। मोहम्मद जावेद पाकिस्तान के नामवर मुसव्विर हैं जो क़याम पाकिस्तान के वक्त लाहौर में रिहाइश पसीर थे। आइए कहानी पाकिस्तान सुनते हैं उन्हीं की जुबान।
सदियों से साथ रहने वाले एक फैसले के नतीजे में अपने घर बार छोड़कर एक नए देश सधार गए। वो देश जिसकी बुनियाद यकीन और ईमान पर रखी गई। मुसलमानों को यकीन था कि ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर हासिल किया जाने वाला पाकिस्तान उनके जानो माल का मुहाफिज होगा। यही बात उनको अपने घर बार छोड़कर इस पाक धरती की जानिब ले आई। जिसे हासिल करने के लिए उन्होंने कुर्बानियां दी और मसाइब से नबुर्दाज़मा होकर वो यहां आए। इन्हीं तमाम वाक़यात के चश्मदीद गवाहों में से एक यहीं के रहने वाले मोहम्मद जावेद भी हैं। मोहम्मद जावेद पाकिस्तान के नामवर मुसव्विर हैं। और लाहौर में मॉल रोड पर वाक़े कोऑपरा आर्ट गैलरी के डायरेक्टर हैं। मोहम्मद जावेद ने हिजरत तो ना की, मगर मकामी सतह पर रहते हुए उन तमाम वाक़यात को देखा जो इस वतन को हासिल करने के लिए रूनुमा हुए। आइए जानते हैं उनकी ज़ुबानी पाकिस्तान की कहानी। डिस्ट्रिक्ट शेखपुरा के एक देहात हैं मलियां कलां में से 7 मलियों के मलियां कलां 12 मलियां कलां के हिसाब से वो मशहूर हैं। तो मलियां कलां में मेरी 1942 में पैदाइश हुई है। वालिदैन मेरे को बड़ा शौक़ था कि ये हमारे जो बच्चा है वो पढ़े, और चूँकि उस इलाके में उस वक़्त ये जो लिटरेसी रेट था हमारे वो बिल्कुल ज़ीरो था, तो वो उनकी कोशिश होती थी कि भाई ये मुसलमानों के जो बच्चे हैं वो काम पे लग जाएं इंस्टेड के वो पढ़ें। उस वक़्त एक अपनी लाइफ होती थी मगर लोग खुश होते थे। कोई मतलब ये है कि वहाँ हिंदुओं सिखों का इतना वो कोई ज़्यादा डिफरेंस महसूस नहीं होता था उस ज़माने में, मगर ये ज़रूर था कि मुसलमान जो है ना वो दबे हुए थे। समझ लें कि सुपेरियरिटी जो थी ना वो हिंदुओं और सिखों की ही थी। और उस ज़माने में मैं तो कहूँगा कि खुशहाली ही थी, चूँकि बच्चों को तो पता नहीं ना चलता कि उनके वालिदैन को क्या मसाइल हैं क्या नहीं है। तो वो एक सिस्टम था। मुसलमान मैंने नहीं देखा, ना मेरे वालिदैन ने बताया कि वो इतना इस तरीके से वो थे, चूँकि उनको तो अपने ये है लिविंग के लिए ही काम करना पड़ता था ज़्यादातर। वहाँ कभी कभी बात होती थी कि ये यहाँ से हिंदू और सिख चले जाएंगे और यहाँ एक नया मुल्क बनने जा रहा है। तो मेरा ख्याल है कि वो जो 1940 में करारदाद पाकिस्तान पास हुई थी, मौलवी फजल हक ने वो पेश की थी। वो बड़ा एक इवेंट था, लाहौर में मंटो पार्क में हुई थी और उसकी खबरें पहुंच गई थी वहाँ देहातों में भी। कभी कभार वहाँ से देहात से कोई ना कोई लाहौर आता था मुख्तलिफ़ कामों के लिए या कोई चीज़ें बड़ी कोई ख़रीदनी है, तो वो वहाँ लोग आते थे यहाँ और वो कहते थे कि जी पाकिस्तान बनेगा। मेरे पेरेंट्स भी कहते थे कि पता नहीं क्या बनेगा, हमें कहाँ जाना पड़ेगा। और इसी तरीके से सिखों को तो खैर वो खाली करना था। ये था, एक दिन आया कि पाकिस्तान अनाउंस हो गया और पता चला कि भागदौड़ मच गई वहाँ देहातों में भी कि भाई ये अब जाना है। तो इसी तरीके से एक मेरी वालदा की बहन बनी हुई थी, प्रीता नाम था, वो अपनी बेटी को लेकर और वो आ गई और वो क्या कुछ सामान ले आई। उन्होंने कहा कि जी ये बेटी रख लें, ये सामान हमारा रख लें और अगर हम आ गए तो ले लेंगे, नहीं आए तो फिर आप जैसा मर्ज़ी करें। तो वो भी इनकार किया। और मैं समझता हूँ आपको, मुझे ये एहसास होता है कि ये बहुत बड़ा फ़ैसला था, चूँकि जैसे ही सिख गए तो कई ऐसे मुसलमान थे, चूँकि आपको पता है गुर्बत थी,
पढ़ाई बिल्कुल नहीं थी, लोग पढ़े लिखे नहीं थे, नौकरियों में भी ज़्यादातर हिंदू और सिख थे। और वो जैसे ही निकले तो वो लूट मार शुरू हो गई। और मतलब है कि इस तरीके से जैसे जो किसी के हाथ आया, खैर वो पता ये चला कि जी ये गांव खाली हो गया हमारा। अब खाली हो गया तो लोग मतलब लूट मार जैसे मैंने बताया कि कुछ शुरू हो गई। 1-2 दिन के बाद पता चला कि वो जो हिंदू और सिख हैं वो वापस आ रहे हैं अपने घरों में। तो कुछ तो लोग खुश हो गए, हम लोग भी कभी ठीक है अगर ऐसे आया तो अपने घर संभालें या जैसा भी। मगर वो जैसे आए तो पता चला कि जी वो तो मुसलमानों को मारने के लिए आए हैं। उस वक़्त बड़ी यानी पोजीशन थी। उस वक़्त जो असला तो इतना होता नहीं था, बिल्कुल डंडे थे या नेज़े थे। ये एक हैरत की बात है कि इम्प्रेशन जो है वो ये है कि जी जो इंडिया से यानी लोग यहाँ आए उन्होंने बड़ी तकलीफ़ उठाई, मगर जो हम लोगों ने यहाँ तकलीफ़ देखी वो भी तकरीबन कम नहीं थी। यानी अब देखिए ना कि वो आके उनको इतना गुस्सा था कि वो सारी चीज़ें छोड़ के अपने जा रहे हैं, तो वो मुसलमानों से बदला ले रहे थे। साथ वाले एक हमारा गांव था, वहाँ उन्होंने एक दफ़ा अटैक किया, लोग गए, दूसरी दफ़ा अटैक किया। और एक साहब थे, उनकी बेटियां थी, अब वो बेटियों के से भी बेइज्जती, वो उनकी बेइज्जती करते थे। और वो बेटियां थी तो जब उनके घर वो आए ना तो उन्होंने बड़ी बेटी जो थी अपनी वो उसको लटा दिया, तो उसको उन्होंने वो ज़िबा कर दिया। यानी ये सूरत उस वक़्त आई। वो ये जब 2-3 दिन बाद वो जब गए तो फिर वो आए। हालांकि मुसलमानों ने कोई ऐसा रिजेंट नहीं किया या इन्होंने कोई उनको, बल्कि कई लोगों ने तो बाहर तक उनको छोड़ने भी गए कि भाई ठीक है। उन्हीं दिनों मेरे वाला साहब उनको लाहौर किसी बहुत ज़रूरी काम से आना पड़ा, तो वो पता ये चला कि वहाँ आप अनारकली से नहीं गुजर रहे, चूँकि कत्लो गारत हो रही है, एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे हैं। तो ज़्यादातर वो इलाका चूँकि उसमें बिज़नेस में हिंदुओं का था, तो वो उन्होंने ये सोचा कि मैं अपना हुलिया बदल लूँ और जैसे हिंदुओं का ड्रेस होता है वैसे कर लूँ तो शायद मैं बच जाऊँ। मगर इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था, चूँकि सारे रास्ते तकरीबन इस ख्याल से बंद किए हुए थे कि वहाँ हमले हो रहे थे, मारधाड़ हो रही थी। तो मेन जगह पे फिर भी कुछ थोड़ी बहुत बचत थी, तो वो मेन बाज़ार से गुज़रने के लिए उन्होंने अपना हुलिया बदला और आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से गुज़र गए। और ये हफ्ता जो एक है ना, ये 14 अगस्त के बाद एक हफ्ता बहुत जो माइग्रेशन हो रही थी वो बड़ा डिफ़िकल्ट था। तो यहाँ इतनी बड़ी मुश्किल थी। उसके बाद आप ये देखिए कि पाकिस्तान को ये भी मुश्किल पेश आई कि इनके पास कोई पढ़े लिखे बंदे ही नहीं थे कि जो इनके दफातर चलाते। और इंडिया से माशाल्लाह कुछ लोग आए जो पढ़े लिखे थे, उनको पकड़ पकड़ के करते थे। मगर अब उस वक़्त ये कोई क्लियर बात नहीं थी जो मुझे बताया गया, जो हमारे बुज़ुर्ग बताते हैं या साथी, कि उस वक़्त ऐसा कोई बंदा कोई अगर इंडिया से आ रहा है उसको ये नहीं पता था कि उसने कहाँ जाना है। वहाँ देहातों में हमारे एटलीस्ट गांव में जो बाहर से लोग आए थे, हमने देखा कि लोग जो वहाँ के जो भी चंद लोग थे मुसलमान, वो उनके खाने पीने का इंतज़ाम करते रहे। और जो खाली घर हुए यानी जो छोड़ के चले गए, उसमें कई लोगों को, वहाँ के जो लोगों को वो अपनी मर्ज़ी से ही देखा जहाँ वो अंदर चले गए, और कोई अलाटमेंट या इसकी कोई था ही नहीं वहाँ लीड करने वाला। तो जो जिसको समझ आती थी वही कर रहा था। ये मैं कहता हूँ कि इतनी बड़ी कुर्बानी, ये हम लोग बड़े नाशुक्रे हैं जो हमने देखा। ये तो इसको तो हमें बहुत संभालना चाहिए। अभी ये इतना अच्छा मुल्क है, देखिए 70 साल हो गए हैं और हमें कोई देखा जाए तो तकलीफ़ खाने पीने की तो नहीं हुई, कोई कहत तो नहीं पड़ा यार।
मगर डेवलपमेंट यही जैसे भी हुई, मगर हम ये सोचते हैं, यहाँ कई आते हैं कि जी ये पाकिस्तान क्यों बना, और मैं जब हमने देखा मैं कहा यार ये कैसी बातें कर रहे हैं, पाकिस्तान ना होता मुसलमान का कोई बच्चा ना आगे स्कूल में जा सकता। चूँकि जो मेरे साथ हुआ, जो मेरे वालिदैन के साथ हुआ कि वो कहते थे भाई इसको काम पे लगा दो पैसे कमाएगा, तो ये सूरत थी यहाँ। तो ये जो अब एजुकेशन आई हमारी 40-45% अब लिटरेसी रेट को, मैं अपनी मिसाल दूँ, फिर मुझे मौके मिले, मैं बाहर अमेरिका में MIT पढ़ने गया, मुख्तलिफ मुल्कों में गया, पढ़ के आया, और इतना मकाम है अल्लाह ने दिया, इतना अपने आर्ट में इतना मकाम पैदा किया। अगर मैं कहता हूँ कि अगर वो रहता हिंदुस्तानी तो यहाँ, तो मेरा ख्याल है कि मैंने तो मैट्रिक भी, वो प्राइमरी भी नहीं होना था। तो ये एहसास जो है ये हमारे लोगों को, जो हमारी कौम है, हमारे नए लोग भी हैं, मैं कहता हूँ कई और भी है, मतलब ये सेकंड जनरेशन है, उसके बाद उनको भी इतना मैंने महसूस करता हूँ कि इतना वैल्यू का पता नहीं है कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ। ये मैं ये कहूँगा कि हमने जो कुर्बानियाँ दी, यानी जो जिन्होंने भी दी, उसकी बदौलत, और ये मुसलमानों की जो आज़ादी है, जो हमें आज़ादी मिली, हर किस्म की आज़ादी है, और हमें इस मुल्क का दर्द होना चाहिए, और हमें जो है इसके लिए बढ़ चढ़ कर काम करना चाहिए, और बग़ैर किसी लालच के काम करना चाहिए। मैं कहता हूँ कि हमारा ये मुल्क एक सोने का मुल्क बन जाएगा। हमारे पास इतना अच्छा एरिया है, पहाड़ यहाँ है, मैदान यहाँ है, फर्टाइल लैंड यहाँ है, दरिया यहाँ है, और हमारे पास सब कुछ है। हम बहुत अच्छे तरीके से मजबूत हैं, और हम बल्कि अपनी चीज़ें बाहर बेच सकते हैं, और मैं ये कहूँ कि हम रूल कर सकते हैं बहुत सारे एरियाज़ को। और हमारे बड़ा जीनियस लोग हैं, उनकी कदर करें हम, और उनको कहें, उनको मुनासिब मुआवजा दें, और वो काम करेंगे। आप ये देखिए कि ये मुल्क कैसा जाता है। कोई सही पॉलिसी तो बनाएं, अपना ख्याल ना करें, मुल्क का ख्याल करें। ये थी जनाब कहानी पाकिस्तान की, और हमेशा हमारी ये कोशिश रहेगी कि ऐसे लोग जिन्होंने पाकिस्तान को अपनी आंखों से बनते हुए देखा, कितनी कुर्बानियाँ दी गई, उन कुर्बानियों को उन्होंने अपनी आंखों से देखा, इस वतन को हासिल करने के लिए आज़ादी की इन फ़ज़ाओं में आज़ाद सांस लेने का जो एक फीलिंग है उसको महसूस करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि हमें इस पाक वतन की कदर हो और हम इसकी तामीर और तरक्की के लिए बढ़ चढ़कर अपना हिस्सा जरूर डालें। बेशक जी। और अब वक्त हुआ एक ब्रेक का, लेते हैं यहाँ पर एक ब्रेक, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। नाज़रीन, कराची में बल्दियाती इंतखाबात के बाद मेयरसाजी के सिलसिले में जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी के दरमियान पहली मुलाकात हुई, जिसमें मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफाक किया गया। इससे पहले बातें ये हो रही थी कि मेयर कराची के लिए जोड़ तोड़ का जो अमल है, क्या जमात इस्लामी और PTI का इत्तेहाद होगा या फिर पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी का। तो एक तो ये खबर हम डिस्कस करेंगे, और दूसरा निगरान वज़ीर आला पंजाब के लिए तहरीक इंसाफ ने जो 2 नाम फाइनल किए हैं उसके हवाले से हम बात करेंगे, क्योंकि 2 नाम अपोजिशन की जानिब से दिए गए। तो अब देखना कि ये है कि क्या इत्तफाक़ राय होता है या नहीं। और तीसरा मामला, हम इस्लामाबाद PTI सीनियर क़यादत का जो इजलास है, 35 इस्तीफ़ों की मंजूरी का मामला है, उस हवाले से बात करेंगे कि सीनियर क़यादत सर जोड़कर बैठ चुकी है। तो अब अगला लाहे अमल क्या होगा कौमी असम्बली में वापसी के हवाले से। इसके अलावा हम ख़ास तौर पर बात करेंगे IMF ने जो नई शराइत लगाई हैं, नए टैक्सेस की एक भरमार है जो आने वाले दिनों में नज़र आ रही है, क्योंकि IMF की शराइत में अब तकरीबन 2.25 अरब रुपए के टैक्सेस हैं जो आवाम पर मज़ीद लगाए जाएंगे। इस सारी सूरत हाल पर बात करते हैं। हमारे साथ सीनियर एनालिस्ट अहमद वलीद साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। अहमद साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, थैंक यू।
अहमद साहब, सबसे पहले तो मेयर कराची के हवाले से बात कर लेते हैं। बल्दियाती इंतखाबात के बाद अब मेयर कराची के लिए जो जोड़ तोड़ का अमल जारी है, जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी की पहली मुलाकात हुई। सर, आपको लग रहा है कि इस मुलाकात के बाद क्या ये मुज़ाकरात जारी रहेंगे और किसी म्यूचुअल पॉइंट पर आएंगी दोनों पार्टीज? देखिए, इत्तेफाक ना होना और बात है, मुज़ाकरात बिल्कुल ख़त्म होना वो अलग बात है। मेरा ख्याल है कि दोनों को मुज़ाकरात जारी रखना पड़ेंगे और मेयरशिप के लिए मे भी जमात इस्लामी को सरेंडर करना पड़े। पीपल्स पार्टी जो है वो चाहेगी कि उनका अपना मेयर हो और उनको दीगर जो बड़े ओहदे हों मुमकिन है वो उनमें से कोई दिलवा दें उनको, लेकिन जमात इस्लामी चाहती है कि उनका अपना मेयर हो। लेकिन क्योंकि पीपल्स पार्टी जो है किसी और के साथ मेरा नहीं ख्याल कि इत्तेहाद कर सकती है, जमात इस्लामी ही है। और जमात इस्लामी को भी अंदाज़ा है कि अगर इस टाइम पे पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में है, हम इनके साथ मिल के अगर ये निज़ाम चलाते कराची का और कुछ काम वाम करवाते हैं तो आइंदा के लिए उनके लिए ग्राउंड बनेगी अच्छी। मुस्बत ग्राउंड बनने के बाद फिर जो नेक्स्ट फेज होगा, आज नेक्स्ट इलेक्शन होगा, उसमें भी उनकी अच्छी कारकर्दगी बनेगी। तो ये एक उनके लिए प्लस एलिमेंट है जमात इस्लामी के लिए कि एक ऐसी जमात जो है ऑलरेडी सिंध में हुकूमत में है और क्योंकि फंड सारे उन्होंने रिलीज करने, तो सारा अगर मिल के ये चलते हैं तो दोनों के लिए बेहतर। जी, ठीक हो गया। सर, जमात इस्लामी की अगर बात की जाए तो उनकी बहुत मेहनत है, क्या पीपल्स पार्टी उनको जो है वो राम करेगी? देखें, मेहनत तो है, लेकिन मसला ये है कि अगर पीपल्स पार्टी जो है वो नहीं मानती, जमात इस्लामी कैसे फिर अपना मेयर बनवाएगी? पीपल्स पार्टी जो है वो अक्सरियत में है और जमात इस्लामी के पास अक्सरियत नहीं है उस तरह से। सर, अगर पीटीआई और जमात इस्लामी जो है वो क्या मिलके मेयर बनाने की पोजीशन में आ जाएंगे? मुश्किल है। अच्छा, बहुत मुश्किल है इस वक्त पीटीआई के साथ जमात इस्लामी मेरा नहीं ख्याल के जाने के मूड में है। अभी तक कोई ऐसा उन्होंने कोई इशारा भी नहीं दिया। पीटीआई ने एक दो दफा शायद हिंट दिया, लेकिन जमात इस्लामी बिल्कुल नहीं चाहती कि तहरीक इंसाफ के साथ चला जाए। वो फ्यूचर देख रहे हैं। फ्यूचर इसी में है कि अगर पीटीआई के साथ मिलके अपना कोई बनाते हैं यहाँ पे सिस्टम, तो फंड नहीं मिलेंगे, काम नहीं करा सकेंगे। तो फ्यूचर इसी में है कि वो पीपल्स पार्टी के साथ मिलके तो कोई डील करके तो अपना ये बना दें, मेयर उनका चले मान जाए, लेकिन अगला सिस्टम जो है वो दोनों मिलके चलाए। सही। अहमद वली साहब, आपने डील की बात की। अब देखें, एमक्यूएम से भी पीपल्स पार्टी ने बड़े वादे किए थे, विफाकी हुकूमत वाले मामले के हवाले से बात कर रहा हूं, लेकिन आप देखें कि एमक्यूएम भी हमेशा गिले शिकवे करती ही नजर आई पीपल्स पार्टी से। सेम इज द केस विद बल्दियाती इलेक्शन। अगर देखा जाए तो अगर जमात इस्लामी इत्तेहाद कर भी लेती है पीपल्स पार्टी के साथ, दोनों बड़ी जमातें इस वक्त बड़ी सीट्स निकाली हैं इन्होंने कराची बल्दियाती इंतखाबात के सिंध से, तो वही बात कि अगर डील इनसे हो भी जाती है और बाद में वो प्रॉमिसेस पूरे नहीं होते तो फिर क्या सिचुएशन देख रहे हैं आप? और अगर डिलीवर भी कर जाते हैं तो फिर क्या सिचुएशन? एग्जैक्टली। और एमक्यूएम का क्या होगा? और फिर दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन जो है वो क्या तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेगा जमात इस्लामी? क्योंकि अभी तो बड़े हंगामा रही है वहां पर, अभी तो रिजल्ट्स मानने के लिए भी तैयार नहीं है पार्टीज। नहीं, वो आहिस्ता आहिस्ता हल हो जाएगा मसला। बाकी ये जो एमकेएम के है वो समझती कि उनको डिच किया गया, या वो समझते हैं कि नहीं हमें उन्होंने बाइकआउट करके रखा, एकदम से इलेक्शन करा दिया। हदबंदियां वो चाहते थे दोबारा हो, जिसपे पीपल्स पार्टी मान भी चुकी थी कि करवा देंगे, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कहा कि नहीं, आप इंतखाबात करवाएं। तो एमकेएम के पास अब कोई अभी फिलहाल कोई चॉइस नहीं है। हाँ, वफाक में वो है और अपना जो अपने आप को स्ट्रांग रख सकते हैं, इसी पीडीएम में रह के रख सकते हैं। और जमात इस्लामी के पास सिर्फ पीपल्स पार्टी की ऑप्शन है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। सही। पीपल्स पार्टी जो है वो बरसरे इक़्तिदार है, उसी में बेनिफिट है उनका, वरना फिर क्यास रहेगा। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है और वहाँ पे क्यास रहेगा। मेरा ख्याल है कि वहाँ पे मैं जब 4-5 दिन के लिए था तो जो सिग्नल्स हमें मिल रहे थे वो ये थे कि कराची को अब इस तरह से ना डील किया जाए। जमात इस्लामी को भी मेरा ख्याल उन्होंने समझाया सही कि आप अपना आम से इनके साथ मिलकर चलें सही और क्यास की बजाय को काम वाम करें लोगों के, तो यही बेहतर है, कराची वालों के लिए बेहतर, जो यानी सिग्नल मिले।
सर पंजाब की सूरत हाल क्या देख रहे हैं अहमद वलीद साहब? निगरान वज़ीर आला के लिए क्या हुकूमत या ऑपोजिशन कोई इत्तफाक कर पाएगी? ये बड़ा मसला बना हुआ है, बहुत मुश्किल है कि ये दोनों पार्टी जो है वो इत्तफाक कर सकें नामों के ऊपर। और आपको पता है कि परवेज लाई ने तो थ्रेटन भी कर दिए कि अब हमने नाम दे दिए, इनमें से नाम लें। अगर ईसीपी ने फिर भी कोई केयर टेकर सीएम चुना तो फिर हम लीगल बैटल में जाएंगे, यानी वही मामला जो है वो अदालत में जाएगा, जो कि पहले से प्रेडिक्ट किया जा रहा था कि ये मामला जो है किसी तरह से इनकी कमेटियां रिजॉल्व नहीं कर पाएंगी और फिर इलेक्शन कमीशन में जाएगा, इलेक्शन कमीशन से फिर मामला जो है अदालत जाएगा। यानी कि इसका मतलब है असेंबली जो है वो इलेक्शन भी आगे चला जाएगा। मसला यही है, इन्होंने अब एक प्रेशर डाला। अब आप परवेज लाई साहब कैसे कह सकते हैं कि नहीं ये दो नाम हमने दिए और इसी में से ले? तो अब म्यूचुअली एग्री करना एक बात है कि भाई या तो कोई एक बीच में एक बंदा ऐसा आ जाए जो दोनों पार्टी को उस पर मुत्तफिक हो, तो वो उस पर बात हो सकती है। अहमद वलीद साहब, क्या हुकूमत पीटीआई की वापसी से खौफजदा है? देखिए, ऑब्वियसली पंजाब में खास तौर पे पीडीएम जो है और मुस्लिम लीग नवाज खसूसी तौर पे, तो ये तो मुझे अंदाजा है कि अगर जो पीटीआई है यहाँ पे स्ट्रांग होती है तो नुकसान तो नहीं को होना। तो इसलिए वो तो यही चाहेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता कोई ऐसा हल निकले, कोई ऐसी सिचुएशन बने, इलेक्शन प्रोलॉन्ग हो और आगे कुछ आके शायद थोड़ा बेहतरी की तरफ रास्ता निकले, ताकि लोगों को हम कोई नया नैरेटिव दे के नई कैंपेन चला सके। मे भी नवाज शरीफ साहब वापस आ जाए और हम अपनी जो इंतशार का शिकार है, पार्टी इंतशार से मुराद के बयानिए का इंतशार है, यानी उन्हें समझ नहीं आ रही कि हम क्या करें। जी जी। एक तरफ वो कहते हैं जी ख्वाजा साद रफीक साहब कि इमरान खान जो है वो हमसे ज्यादा अच्छी सियासत कर रहे हैं जी, तो बस अंदर से बातें तो चल रही हैं कि हम क्या कर रहे हैं, ये क्या सियासत हो रही कि पंजाब में हम उड़ जाएंगे अगर इस तरह से काम चलता रहा। और आगे फिर आपने देखा कि उन्होंने फैसला ये भी किया है कि जो लोग डिसिडेंट से, जो पीटीआई से मुनहरफ होके इनकी तरफ आए, तो उन्हीं को उन्होंने सीटें दे दी अपने लोगों को नाराज करके और वो इलेक्शन हार गए। अब वो कह रहे हैं कि हम ऐसे टिकट्स नहीं देंगे, ऐसे टिकट्स नहीं देंगे। मुनहरफीन जो है उनका भी टेस्ट होगा, उनको देखें कि भाई जीत सकते हैं या नहीं, अदरवाइज टिकट नहीं देंगे। टिकट उसी को देंगे जो सीट निकाल सकता है। अब आगे जाके फिर ये मसले आएंगे, नहीं भी जो मुनहरफ हुए थे अब वो भी सोच रहे होंगे कि हम क्यों वापस आ गए, इनकी तरफ आ गए। तो ये भी एक सिचुएशन बनी हुई है पार्टी के अंदर। ठीक हो गया। अहमद वलीद साहब, आपने बयानिए की बात की सर। अब एक तरफ लंदन में अहम सियासी बैठक हो रही है और दूसरी जानिब आपने खुद जिक्र किया शाहिद खान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल का, तो नाराजगियां तो चल रही हैं। क्या ये वही 8-10 लोग हैं जो पार्टी से नाराज हैं जिनका जिक्र इमरान खान साहब भी करते हैं? ये काफी लोग नाराज हैं, ठीक है, नाराजगियां होती हैं, आपस में पार्टी के अंदर इख्तलाफात भी होते हैं। शुरू से हम देख रहे हैं कि पार्टीज के अंदर इख्तलाफात चलते हैं, लेकिन पार्टी चलती रहती है, यानी क्योंकि या तो फिर वो पार्टी छोड़ के कहीं और चला जाए। लेकिन ये कि अहमद वलीद साहब, लेकिन ये बड़े सीनियर मेंबर्स हैं नून लीग के। जी जी, बिल्कुल ऐसा है, और ऐसे पहले भी ऐसे सीनियर मेंबर्स ही आपस में इख्तलाफात करते रहे जी। लेकिन ये कि फिर कोई ना कोई हल निकलता था। मैं आपको बताता हूँ कि नवाज शरीफ जो थे जब पाकिस्तान में, तो इस तरह का जब भी मसला आता था तो वो नवाज शरीफ रिजॉल्व करते थे। फिर वो मेंबरान जो है वो दोनों जो कर रहे होते थे उनको मनाते थे कि ठीक है अब आप ऐसे कर लेते हैं, हम सोल्यूशन दे देते थे, तो इसका मामला हल हो जाता। तो अभी भी चल रहे हैं इख्तलाफात ऑब्वियसली, क्योंकि देखिए जब आपका हाउस इन ऑर्डर ना हो, यानी कि मईशत जो है तबाही की तरफ हो, तो फिर घर के अंदर लड़ाइयाँ तो होंगी कि ये ठीक नहीं कर रहा, वो उसको मैंने कहा था ये नहीं किया इसने, ये देखें ये क्या कर रहा है, ये जो मिफ्ता ने सही नहीं किया, अब इस आगडार क्या कर रहा है, ये फलां क्या कर रहा था, तो बर्डन सारा पार्टी के ऊपर आ रहा है। यानी जब चीजें ठीक चल रही हो तो फिर सबके लिए अच्छा है, लेकिन जब इस तरह के मसाइल हो तो फिर वो उनको आता है कि नहीं ये इसने सही हैंडल नहीं किया सिचुएशन को। सर कैसे ठीक होंगे? अगर हम IMF की बात करें तो उन्होंने मजीद जो है वो शराइत के बाद महंगाई में भी हमें लग रहा है कि इजाफा ही होगा। आप क्या समझते हैं कि हुकूमत के पास क्या हिकमत अमली है सारी सिचुएशन से निपटने के लिए?
देखिए इस वक्त तो हुकूमत जो है वो बिल्कुल बेबस है और उसे कोई समझ नहीं आ रही कि क्या करें, किधर जाएं। और IMF के पास जाना उनके लिए नागजीर हो गया है, क्योंकि उनके जो जितने दोस्त ममालिक हैं वो भी ये समझते हैं कि आपको उनकी शराइत मानना पड़ेगी, फिर हम आपको कर्जे देंगे या पैसा देंगे। तो ये मसला जो है पाकिस्तान के लिए बड़ा मुश्किल आ गया। इसके ऊपर अब इनको लेना पड़ेगा IMF का जो भी। सर अब तो सऊदिया ने भी फ्री की मदद करने से इनकार कर दिया है। हाँ जी बिल्कुल वही वो भी कहते हैं अब सरमाया का जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ वो कह रहे हैं कि जो इंटरनेशनल डोनर्स हैं हम उनके साथ मिलके जो उनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको मीट करेंगे, हम अलग से नहीं चल सकते, क्योंकि वो भी प्रेशर डाल रहे होंगे कि हम इनको अपना रिफॉर्म्स के लिए कहते हैं, आके ऊपर के पैसे जो अरब वो ऐसी करते हैं, आपसे फोन करते हैं, आप कुछ करते नहीं आगे फिर। तो इसलिए वो प्रेशर डाल रहे सऊदी अरब के ऊपर कि आप भी जब पैसे दें तो इनसे कहें कि ये आप अपनी रिफॉर्म्स लाएं, अपने मुल्क के अंदर जहाँ जहाँ डेफिसिट है उसको ख़त्म करें। आप सर्कुलर डेट देखें, ये पावर का 24 बिलियन रुपीज है, ठीक है, 24 यानी 2400, ठीक है। तो 2400 अरब आपने कंपनियों के देने हैं हुकूमत में, ठीक है। तो आपको इसका मतलब मिस हैंडल हो रहा सारा कुछ। जो बिजली चोरी कर रहे हैं वो बिल नहीं दे रहे, जो दे रहे हैं वो सारा टैक्स सब कुछ वो दे रहे हैं, और जो बिजली रास्ते में चोरी हो रही है या। अहमद वलीद साहब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अहमद वलीद साहब बिल्कुल, हमने हुकूमत ने पैसे भी देने हैं, फिर जो कर्जे लिए हुए हैं उनकी एक साथ भी जानी है, IMF के प्रोग्राम में जाना नागुज़ीर हो चुका है इस सारी सूरत हाल में। आपके ख्याल में डार साहब जब वापस आए थे तो बड़ी बातें की जा रही है कि डार का जादू चलेगा, तो वो जादू क्यों नहीं चल पा रहा, एक तो मेरा सवाल ये है। और दूसरा ये हम जो बात करें कि नून लीग में जो नाराज़गियाँ चल रही हैं, क्या ये इसलिए तो नहीं है कि नवाज शरीफ साहब की वापसी से पहले मरियम नवाज की वापसी की बातें हो रही हैं, और बातें ये हो रही हैं कि मरियम नवाज आकर पार्टी क़यादत संभालेंगी और वही फैसले करेंगी, वही डिसीजंस लेंगी? मेरा ख्याल मरियम के इस चीज पे इतना एतराज नहीं है। बहुत सारे पार्टी की सीनियर क़यादत ये समझती है कि नवाज शरीफ के बाद अगर पार्टी का मौक़िफ़ स्ट्रॉन्ग तरीके से पेश कर सकती है तो वो मरियम है, तो इसलिए वो खुद चाहते हैं। देखिए अगर आप लोग पार्टी में, हम पार्टी में हैं, तो हम समझेंगे कि हाँ पार्टी के अंदर इस वक्त नवाज शरीफ के बाद या एक सीनियर लीडर के बाद दूसरा फलां बंदा होगा तो पार्टी जो है वो आगे जाएगी और अपना नैरेटिव जो है वो बिल्ड करेगी। तो ये मेरा ख्याल इस पर इतना है नहीं, ज़्यादा कोई इख्तलाफात नहीं है इसके ऊपर नहीं। हाँ नवाज शरीफ आ जाए तो वो सबसे बेहतर। अहमद वली साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपके तज्जिए का। अब देखना ये आने वाले दिनों में हुकूमत क्या फैसले करती है, और आने वाले दिनों में ये भी देखना है कि PTI के अहम फैसले क्या होंगे। वो कौमी असम्बली में वापसी का मामला हो या फिर पंजाब में निगरान सेटअप का मामला हो। लेट्स सी कि अब अवाम का क्या बनता है, क्योंकि IMF की नई शराइत के बाद महंगाई का एक तूफान आता हुआ भी नजर आ रहा है। ऑलरेडी इतनी महंगाई हो चुकी है, हम आए दिन इस पे बात करते हैं कि आम आदमी की दस्तरस से रोटी दूर हो चुकी है। आए दिन जो है वो अशियाए खुर्दोनोश की कीमतों में इजाफा होता रहता है, और एक आम आदमी के लिए जो है वो और फिर चेक एंड बैलेंस भी नहीं है। बिल्कुल एग्जैक्टली। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में जो है वो हालात में बेहतरी आए, बस हम दुआ कर सकते हैं और फिर उम्मीद अच्छी रख सकते हैं। कहा जाता है उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो हम तो अच्छी उम्मीद ही करते हैं, लेकिन हमारे हुक्मरान भी कुछ सोचें अवाम का प्लीज। यहाँ लेते हैं जी एक ब्रेक, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान, सुबह की हर बात। And we are right back after the break. You're watching सुनो पाकिस्तान, सुबह की हर बात। और अब शेयर करेंगे कुछ इंटरेस्टिंग खबरें फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। और पहली खबर है जी जमैका से। जमैका से ताल्लुक रखने वाले आलमी शोहरत याफ्ता एथलीट यूसेन बोल्ट के अकाउंट से $1 करोड़ 20 लाख गायब हो गए। और एथलीट के वकला का कहना है कि जमैका के दारुल हुकूमत किंगस्टन में कायम एक सरमायाकारी फर्म के अकाउंट से यूसेन बोल्ट के $1 करोड़ 20 लाख गायब हो
हो गए हैं और सिर्फ $12,000 उसमें बाकी रह गए हैं। ऐसा क्यों हुआ है? ये तो बड़ी अफसोस की खबर है। अफसोस की खबर है। और जमील, आपको यहाँ पर ये भी बताती चलूं कि उनके वकीला का कहना है कि इस अकाउंट में जो मौजूद पैसे थे वो एथलीट की रिटायरमेंट और जिंदगी भर की बचत थी, यानी उनकी सेविंग्स थी, उन्होंने संभाल के जो रकम रखी हुई थी। उन्होंने कहा कि अगर कंपनी रकम वापस नहीं करती तो हम इस मामले को अदालत लेकर जाएंगे। और किंगस्टन में कायम स्टॉक एंड सिक्योरिटी लिमिटेड में अपने बयान में उन्होंने ये भी कहा कि एक साबिक मुलाजिम की जानिब से धोखाधड़ी के जो है ना सरगर्मियों का हमें इल्म हुआ और कानून नाफिज करने वाले इदारे मामले की तहकीकात जो है वो कर रहे हैं। अल्लाह करे कि ये तहकीकात पूरी हो और यूसेन बोल्ट को उनका पैसा वापस मिले, क्योंकि कितना बड़ा धोखा है। आपकी धोखा भी है, पूरी जिंदगी की मेहनत ऐसे मिनटों में जाया हो जाए। और इतनी मेहनत से कमाई हुई रकम, इतने मेहनत करके जो आप पैसे कमाते हैं और सारी जो है ना उम्र की जमा पूंजी जब आप किसी अकाउंट में डालते हैं और खुदा ना खास्ता अगर किसी के भी साथ ऐसा हो जाए तो सोचिए उसके दिल पर क्या गुजरेगी कि मेहनत का पैसा, और जब आप हक हलाल से मेहनत का पैसा कमाते हैं वो अगर इस तरह चला जाए तो दुख बहुत ज्यादा होता है। तो हमारी बहुत सारी इसीलिए ये खबर शेयर करना आपके साथ बहुत जरूरी था। हम उनके दुख में बराबर के शरीक हैं, हम आगे बढ़ते हैं, के दुख में शरीक हैं। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं और अभी आपको बताएं कि भारत चीन को पीछे छोड़ते हुए रवां बरस दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला मुल्क बन जाएगा। अभी 2 दिन पहले हमने आपके साथ एक खबर शेयर की थी कि चाइना में आबादी को कंट्रोल करने के लिए जो डिसीजंस लिए जाते हैं, पॉलिसीज होती हैं, उनमें कुछ चेंजिंग्स की जा रही हैं। वो चेंजिंग्स ये हैं कि पहले कहा जाता था कि 1 चाइल्ड पॉलिसी, फिर 3 चाइल्ड पॉलिसी इंट्रोड्यूस करवाई। अब जनाब माहिरीन का कहना है कि आबादी बढ़ने के साथ भारत को मईशत और बेरोजगारी के मसाइल भी दरपेश होंगे। और माहिरीन का इस सिलसिले में कहना है कि भारत इस वक्त एक टाइम बॉम्ब पर बैठा हुआ है। अगर मुलाजमतों के मौके पैदा ना किए गए तो भारत में समाजी बदअमनी पैदा होगी। चीन में साल 2022 में 60 बरस बाद पहली बार आबादी रिपोर्ट हुई और चीन की आबादी में कमी के बाद भारत की आबादी आइंदा आने वाले चंद माह में दुनिया में सबसे ज्यादा बढ़ जाने का इम्कान है। तो भारत की बढ़ती हुई आबादी के साथ लाखों नौजवानों के लिए रोजगार के मौके पैदा नहीं कर रहा। अगर भारतीय पॉलिसीज ने रोजगार के जराए ना बढ़ाए तो रवां दिहाई में भारत के लिए बड़ी मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। मुआशी हालात की जब हम बात करते हैं, आप देखें ना जियोग्राफिकली चाइना, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान हम कितने इम्पोर्टेंट यहाँ पे। शुक्र है मैं दुआ करी थी आप बॉर्डर्स गलत ना कर दे, लेकिन आई एम ग्लैड आपने नहीं, मैं बॉर्डर्स गलत नहीं करता, आप टेंशन मैं बॉर्डर्स गलत नहीं करता। तो आप देखें कि चाइना बड़ी आबादी, उसके बाद अब भारत बड़ी आबादी, पाकिस्तान की आबादी भी कोई कम नहीं है। जिस स्पीड से पाकिस्तान की आबादी बढ़ रही है आने वाले दिनों में माशाल्लाह के साथ साथ हमें भी बहुत टेंशन होगी कि अब हमने अपनी आवाम को खिलाना कहाँ से है। और मुझे लगता है कि फैमिली प्लानिंग भी बहुत जरूरी है। जितनी चादर है उतने पाँव फैलाने चाहिए। अपने मौशी हालात को देखते हुए आपको ये सारी प्लानिंग करनी चाहिए। खैर आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं अदाकार नुमान इजाज की। एक सोशल मीडिया पर वीडियो जो है वो बहुत वायरल हो रही है। उन्होंने अपने दोस्तों के हमरा डांस किया और डांस प्रैक्टिस भी की, जो कि हम अक्सर देखते हैं नुमान इजाज हमें टीवी पर नजर आते हैं, लेकिन कभी इस तरह से डांस परफॉर्मेंस या हमने गाना गाते हुए नहीं देखा। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने एज फेलोज के साथ, अपने फैमिली के ही फंक्शन के लिए वो तैयारी कर रहे हैं। डांस प्रैक्टिस जारी है। गाना कौन सा है? कौन सा गाना है बताएं? कोई इंडियन गाना है जो कि मुझे अभी इस वक्त सुनाई नहीं दे रहा, लेकिन क्या खूबसूरती से फ्लॉलेस किस्म के उन्होंने मूव्स किए हैं। और उससे पहले भी एक सोशल मीडिया पर वीडियो जो है जमील वो बहुत ज्यादा वायरल हो रही थी। मैं ये सोच रहा था कि इंडियन गाना है और हम चला नहीं सकते और इस मामले को गुजरे हुए कितना अरसा हो गया है और लेकिन हम इस निटी-ग्रिटी में जा ही नहीं रहे। हम इसकी बात करें कि नुमान इजाज ने जो डांस प्रैक्टिस दिल होना चाहिए जवान, दिल होना चाहिए जवान है। कितने चंगे स्टेप कीते ने। और देखिए उनके जो फ्रेंड्स है पूरे, उनके जो एज फेलोज है वो पूरा एंजॉय कर रहे हैं। तो भाई वेडिंग सीजन है, जहां जहां शादियां हो रही हैं, सबको बहुत बहुत मुबारक हो। लेकिन शादी में भरपूर तरीके से आप लोग पार्टिसिपेट करें और डांस को जो है ना प्रैक्टिस के लिए जाएं। और एज इज जस्ट अ नंबर, ये बिल्कुल सोचना बंद कर दें कि जी अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूं। प्रैक्टिस के लिए कहाँ जाएं? जहां पे डांस प्रैक्टिस हो रही है, दोस्तों के घर पे, फैमिली फ्रेंड्स में जरूर पार्टिसिपेट करें। और ये ना सोचें कि अब मेरी उम्र नहीं है, मैं नाचता हुआ क्या अच्छा लगूंगा। भाई एज इज जस्ट अ नंबर। आप भरपूर तरीके से एंजॉय करें, शादियों में जाएं, इवेंट्स में जाएं, क्लोज फैमिली जब वेडिंग्स होती हैं तो इस तरह से एंजॉय करने का मजा ही बहुत आता है। और नुमान इजाज साहब ने जिस तरह से गाने पर डांस प्रैक्टिस की है, मूव्स आर लाइक फ्लॉलेस, कमाल।
कभी आपने किसी शादी पे डांस किया अपनी शादी के अलावा? आई एग्री विद यू। मुझे बड़ा शौक होता था डांस करने का ना। फिर कभी किया? फिर मैंने ट्राई किया। अच्छा। फिर मुझे लगा नहीं होगा ना करना बेहतर है। मेरे बस की बात नहीं है। मेरे बस की बात नहीं है। ऑलराइट जी, हाँ लेते हैं एक ब्रेक, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान, सुबह की हर बात। And we are right back after the break. You're watching सुनो पाकिस्तान, सुबह की हर बात। और अब हम बात करेंगे कुछ ब्यूटी से रिलेटेड। और अक्सर जो है ना ख़वातीन, जब वेडिंग सीजन आता है तो उनको लगता है कि उनको सैलॉन्स में जाना चाहिए, कौन से मेकअप ट्रेंड्स इन हैं, वो जल्दी से सारे मेकअप ट्रेंड्स के बारे में भी जानना चाहती हैं। फिर हेयर कट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हेयर कलर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्या आजकल इन है, क्या आजकल आउट है। इस सारी सिचुएशन में हमने अक्सर देखा है कि जी गली मोहल्लों में नुक्कड़ पर कोई सैलॉन्स खुल जाते हैं, ख़वातीन फिर जाती हैं, ट्रीटमेंट्स करवाती हैं और अनफॉर्चुनेटली अपनी स्किन का बुरा हाल करवा देती हैं। बालों के बहुत सारे इश्यूज स्टार्ट हो जाते हैं। जब कलर करवाने जाती हैं तो हेयर फॉल के सोल्यूशन के साथ घर वापस आती हैं। इस सारे उस पे जो है ना, आप, मुझे लगता है कि अगर आप किसी को कंसल्ट करें तो किसी ऐसे शख्स के पास जाएं जिसके पास प्रॉपर ट्रेनिंग है, जिसने प्रॉपर जो सर्टिफाइड टेक्नीशियंस हैं। आज हमने प्रोग्राम में दावत दी है मेरी बहुत ख़ास दोस्त, मेरी बेस्ट फ्रेंड, और बहुत अरसे से मेरी कोशिश थी कि मैं इनको प्रोग्राम में बुलाऊं, लेकिन बहुत मसरूफ़ रहती हैं। अभी लंदन से कुछ कोर्सेज करके आई हैं, स्टाइलिंग से रिलेटेड, ब्यूटिशियन भी हैं, मेकअप आर्टिस्ट भी हैं, स्टाइलिस्ट भी हैं, हेयर टेक्नीशियन भी हैं। अभी यूएस भी गई हुई थी, उसके बाद फिर अभी लंदन गई हैं। और पूरी दुनिया में कहीं भी इनको पता चलता है कि कोई भी स्किन केयर से रिलेटेड, बालों से रिलेटेड कोर्स हो रहा है तो इनकी कोशिश होती है कि फ़ौरन से जाएँ और वो ट्रेनिंग लेकर यहाँ पर वापस आए। आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है शीबा गयास। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसी हो शीबा? थैंक यू सो मच हिना, तुमने बहुत ही अच्छा इंट्रोडक्शन करवा दिया। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। और मैं बड़े गौर से सुन रहा था कि माशाल्लाह कहाँ आपने ट्रैवल किया, कहाँ पार्टिसिपेट किया, ट्रेनिंग्स भी ली, और फिर जिस तरह हिना ने बताया पता नहीं कौन से वर्ड्स यूज किए हैं, हेयर टेक्नीशियन और स्टाइलिस्ट और व्हाट नॉट, सब कुछ। और शीबा की इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैं इनको ट्रैवलिंग का भी बहुत ज्यादा शौक है, तो जब ये प्लान बनाती हैं कहीं भी, जब कोई कोर्स हो रहा होता है तो वहाँ पे ट्रैवलिंग का भी प्लान बना लेती हैं। फिर 6 महीने से कम तो वहाँ पे नहीं लगाती और 6 महीने के बाद वापस आती है, मतलब पूरा कोर्स करने के बाद। तो शीबा, पहले तो अपने बारे में थोड़ा सा बताओ कि ये शौक कैसे पैदा हुआ, बिकॉज यू वर अ बैंकर, और बैंकर से फिर इस तरफ आना, इस एक्सपीरियंस को किस तरह से डिफाइन करोगी? नहीं ना, अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली आपको पता है जब हमारे जो पेरेंट्स होते हैं तो हमें बचपन से खास प्रेशर दिया जाता है। तो मेरी मदर हमेशा मुझे चाहती थी कि मैं बैंकर बनूं। अच्छा। तो उसी तरह फिर मैंने जब अपना MBA मैंने क्लियर किया और बैंकिंग सेक्टर में आई, और फिर बैंकिंग जब मैंने छोड़ी तो मेरे अभी भी बॉसेस स्टिल दे यूज्ड टू आस्क मी, बिकॉज आई लेफ्ट माई बैंकिंग एट द पीक ऑफ माई करियर। मैं माशाल्लाह में ब्रांच मैनेजर मेरी अपनी पोस्ट में थी। तो लेकिन हमेशा से मुझे ये था, जब मैं छोटी भी थी तब भी हमेशा मैं स्टाइलिंग की तरफ होती थी। कजन्स के पकड़ के बाल बना लिए, किसी का पकड़ के मेकअप कर लिया। तो कहीं ना कहीं ये जो जरासीम था वो मेरे अंदर बहुत अरसे से था। Exactly. तो लेकिन ऑब्वियसली जब मैं एक स्टेबल हो गई, फिर मेरी नेक्स्ट प्रमोशन ड्यू थी, दैट टाइम आई डिसाइडेड, क्योंकि मुझे लग रहा था कि बैंकिंग में मैंने अचीव कर लिया, मैक्सिमम अचीव कर लिया, गुड बुक्स में हूँ, हर चीज़ सब चल रही है, तो मैं ख्याल इट्स हाई टाइम कि अब मैं अपने पैशन को फॉलो करूं। तो दैट टाइम आई आस्क्ड माय मदर एंड फैमिली मेंबर्स कि मुझे अब जो है, अब मैंने कर लिया, यानी इस तरह नहीं कि मैं एक सेक्टर को क्विट कर रही हूँ, मुझे वहाँ पे मैंने अपना नाम बना लिया, लोहा मनवा लिया, अब मुझे वो करने दें जो मुझे करना है। सो आफ्टर दैट आप देखिए कि पैशन को इन्होंने परस्यू किया, बिल्कुल करना चाहिए। और आप बिलीव करें कि मुझे बहुत से लोगों ने कहा, क्योंकि बैंकिंग और टीचिंग में पाकिस्तान में बहुत स्टेबल सेक्टर समझा जाता है, बैंकिंग को तो वैसे ही बहुत अप्रिशिएट किया जाता है। सबने कहा तुम ये क्या कर रही हो, कहाँ जा रही हो, इस फील्ड में कुछ भी नहीं है, ये भी नहीं है। ट्रस्ट में इस फील्ड में इतना सब कुछ है, इतना सब कुछ है, क्योंकि दुनिया में आप कहीं पे भी चले जाए ना, इंसान ने खूबसूरत तो बनना ही बनना है। कोई ऐसा बंदा नहीं है या बंदी, ठीक है, तो कि वो ये कहे कि मुझे खूबसूरत नहीं दिखना, मेरे बाल अच्छे नहीं होने चाहिए, मेरा मेकअप नहीं अच्छा होना चाहिए। इवन अब तो फ्यूनरल पे भी पूरी तैयारियां लोग करके आ रहे होते हैं। तो ये ऐसी फील्ड है जो कभी फेल भी नहीं हो सकती। और सेकेंडली, आई लव टू मेक थिंग्स एंड पीपल ब्यूटीफुल। मुझे अच्छा लगता है खूबसूरत, यानी हर इंसान खूबसूरत है। ये अक्सर लोग कहते हैं कि रंग गोरा कर दें हमारा, मेकअप जब मेरे पास आ रहे होते हैं। आजकल वैसे भी नो मेकअप प्लस नियर टू नेचर का कॉन्सेप्ट आ गया है। अगर आप देखें तो बहुत से लोग हैं, जिस तरह आजकल जो बुशी आईब्रोज की हम बात कर रहे थे, लोग अब अपनी आईब्रोज कम से कम बनवाते हैं, वो अपनी नेचुरल आईब्रोज को शेप में लेकर आ रहे हैं। आपका मेकअप जो है नेचुरल टोन्स में आ रहा है। इवन जो ब्राइड्स भी हैं वो भी अब वो गोरापन,
सिर्फ ये एशियन में कुछ सेक्टर्स हैं जहाँ पे कहा जाता है कि हमें थोड़ी गोरी ब्राइट अच्छा शीबा, ये ऑब्सेशन वैसे क्या है कि हमें बस गोरा दिखा दें, हमें चिट्टा कर दें, हमारे मुंह पे ब्लीच लगा दें और हमने चिट्टा, व्हाट्स विद दिस ऑब्सेशन? हम लोग कैसे इस ऑब्सेशन से बाहर निकलें? क्या मैसेज देना चाहेंगे जो लोग देख रहे हैं जो सिर्फ गोरा दिखना चाहते हैं? प्लीज़, मैं हमेशा कहती हूँ गोरे से बहुत बेहतर है आपकी अच्छी स्किन होनी चाहिए। अगर आपकी खूबसूरत स्किन है, आपके सांवले रंग है, आपके काले रंग है, आप बिलीव करें आप उसमें भी बहुत खूबसूरत नजर आते हैं। सिर्फ ये होता है कि आपको अपने फीचर्स को इन्हांस करना होता है, थोड़ा सा उनको बेहतर दिखाना होता है कि, और हमारे ब्यूटी स्टैंडर्ड सेट हो गए ना हिना, फॉर्चुनेटली यू हैव वेरी गुड कॉम्प्लेक्शन, तो आप उस कॉम्प्लेक्स में नहीं गई हैं जो बहुत से एशियन को होता है, चाहते ना चाहते हुए। हमारी ब्यूटी स्टैंडर्ड बहुत फेक हैं, यानी चाहे जितनी भी सामने लड़की है, यानी हर माँ को एक गोरी चांद सी बहू चाहिए, यू नो ये बड़े स्टैंडर्ड सेट हो गए हैं। लेकिन अब मैं ये देखती हूँ कि अब जो मेरे पास भी क्लाइंट्स आते हैं उनको अवेयरनेस है बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट, उनको पता है कि अब बहुत गोरा अननेचुरल मेकअप नहीं चलता, अब लोग नेचुरल की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, और इसके अलावा कुछ ऐसी टिप्स की तरफ जिससे एस्थेटिक्स की तरफ लोग ज़्यादा जा रहे हैं, जिसमें बोटॉक्स, फिलर्स या एक्सरसाइज। अब खवातीन जो हैं वो जिम ज़्यादा ज्वाइन कर रही हैं या मर्द हजरात कर रहे हैं, और ये सिर्फ हमारी कैटेगरी सिर्फ हम खवातीन में नहीं रख सकते, हमारे पास मेल एंड फीमेल दोनों की क्वेरीज आती हैं। आजकल जो है मर्द ज़्यादा कॉन्शियस हैं कि जी आजकल क्योंकि विंटर का सीज़न है, टैनिंग बहुत ज़्यादा हो रही होती है कि जी हमारा रंग थोड़ा सांवला हो जाता है कुछ लोगों का सर्दियों में, तो उसमें हमें टिप्स दे दें। हमारे बाल बहुत ड्राई हो रहे हैं, उसमें हमें क्या करना चाहिए? तो मिक्स एंड मैच आपका चल रहा है, तो आपको भी कुछ कॉस्मेटोलॉजी की चीज़ों में यानी कुछ मेकअप की चीज़ों से बेहतर करना चाहिए, कुछ अपनी डाइट से बेहतर करना चाहिए, कुछ लाइफस्टाइल से बेहतर करना चाहिए। यानी शीबा, मेकअप आपने जिस तरह से बताया कि आजकल नियर टू नेचर न्यूड मेकअप चल रहे हैं, बिल्कुल नेचुरल। हेयर कट्स की अगर बात करें, हेयर कलर्स की बात करें, ये हमारे पास फिर एक ये भी बड़ा कॉन्सेप्ट है कि जी हमें गोल्डन बाल कर दो, हमें अंग्रेज बना दो, किसी तरह हमें ब्लॉन्ड कर दो ताकि हम वो कहीं ना कहीं अंग्रेज लगे। व्हाट डू यू थिंक, क्या हेयर कलर्स आजकल इन है और क्या अपनी स्किन टोन को देखते हुए हेयर कलर करवाना चाहिए? डेफिनेटली स्किन टोन एंड योर पर्सनैलिटी एंड योर प्रोफेशनल बीइंग अ स्टाइलिस्ट। हम लोग क्या करते हैं, हम जस्ट एक ही पैटर्न है, जैसे आम नॉर्मल सलोन्स पे होता है कि उनको एक ही कलर पता है, एक ही उनको टेक्निक पता है, वो आप आओ मैं चाहूँ। देखो आपकी फील्ड डिफरेंट है, मेरी फील्ड डिफरेंट है, टीचर्स की फील्ड डिफरेंट है, वहाँ पे बहुत वाइब्रेंट कलर जो है उनके प्रोफेशन को सूट नहीं करते। वहाँ पे जितना सटल आपका गेटअप होगा, आपकी पर्सनैलिटी होगी, उतना ही इंप्रेसिव होगा फॉर द स्टूडेंट। ठीक है, अगर आप डॉक्टर हैं तो उस लिहाज से आपको आपका हेयर कलर या हेयर कट होना चाहिए। अगर आप फॉर एग्जांपल डेंटिस्ट है और आपने झुक के ज़्यादा काम करना है, तो अगर आप फ्रिंक कटवा के पूरे मुंह के ऊपर बाल डाल देंगे तो आप काम कंफर्टेबल नहीं करेंगे। आपने अगर कट भी करना है तो उनका प्रोफेशनल, उनका लाइफस्टाइल देख के करना है। तो ये तमाम चीज़ें जो है एक पूरा पर्सनैलिटी चार्ट बनता है उसके मुताबिक। अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, शॉर्ट हेयर का अगर चला है ट्रेंड तो सब शॉर्ट पे जा रहे हैं। कुछ फेसेस हैं जिस पे शॉर्ट सूट नहीं करते हैं, कुछ फेसेस हैं जिनको लेयर्स के साथ हम इन्हांस करते हैं, कुछ अगर चबी फेसेस हैं तो हमें पता है कि हमने फ्रंट ग्रेजुएशन उनकी कितनी करनी है। तो ये तमाम चीज़ें होती है। एक आप किसी भी प्रोफेशनल के पास जब जाते हैं वो आपका पर्सनैलिटी पूरा चार्ट बनाता है, उसके बाद आपको सजेस्ट करता है। बड़ी अच्छी बात की है इन्होंने कि जरूरी नहीं है कि जो ट्रेंड्स चल रहे हैं आपने ब्लाइंडली फॉलो वो करना है कि जनाब ये ट्रेंड चल रहा है तो हमने भी करना है। ये डिपेंड करता है कि आपका प्रोफेशन क्या है, आपका काम कैसा है। बिल्कुल। अच्छा, आपने बॉयज की भी बात की कि उनके भी बड़े मसाइल आते हैं, डबल टोन के अलावा एक्नी मसाइल्स भी बहुत आ जाते हैं मर्दों को। तो मैं मेकअप रिलेटेड सबसे पहले तो सवाल आपसे ये पूछ लेता हूँ कि ऐसे कौन सा मेकअप है जिससे बचना चाहिए बेसिकली मर्द और खवातीन दोनों को, जिसमें उनको स्किन के मसाइल पैदा होना शुरू हो जाते हैं? देखिए, इसमें सबसे पहले ऐसे मेकअप जिसमें स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, तो आप देखिए सिर्फ मेकअप एक दफ़ा ही अगर आपका रेगुलर, फॉर एग्जांपल आप दोनों की जिसमें रेगुलर फील्ड है, तो उसमें तो मैं कहूँगी सबसे पहले सेपरेट योर ब्रशेस एंड योर मेकअप आइटम्स। कोई भी ब्रश, चाहे किसी की स्किन कितनी अच्छी है, आप अपने ब्रशेस वगैरह को आप सेपरेट करें। आपकी मेकअप की किट अलग होनी चाहिए, आपकी मेकअप की किट अलग होनी चाहिए। इसके साथ इवन आपका हेयर ब्रशेस भी अलग होने चाहिए। स्कैल्प के बहुत से इश्यूज होते हैं। बाज़ दफ़ा आपकी जो स्कैल्प की डिजीज़ है, स्कैल्प की आपकी खुश्की है या डेंड्रफ है, वो आपके फेस पे भी आ जाती है। उसके पार्टिकल्स ड्रॉप होते हैं, वो फिर आपकी स्किन को इरिटेट करते हैं। आप सिर्फ मेकअप को खाली ब्लेम नहीं कर सकते हैं, आप उसके अलावा अपनी रूटीन आप करें। क्या आप प्रॉपर क्लेंजिंग कर रहे हैं? क्या रात को सोने से पहले अपना फेस आप प्रॉपर वॉश कर रहे हैं? कोई अपनी क्रीम आप लगा रहे हैं, नहीं लगा रहे हैं? उसके बाद अगर मेकअप आते हैं तो प्लीज़ अवॉइड सस्ते वाली जो बेसिस हैं या सस्ते वाले आपके मेकअप हैं। एक अच्छे ब्रांड जिसके व्यूज़ अच्छे हों, आप प्लीज़ उनको लें। मैं हमेशा कहती हूँ
आपकी जो बेस है, कोई भी आप अपना लिक्विड बेस या आप अपना जो है आप स्टिक वगैरह लेते हैं, वो तकरीबन 5 से 6 महीने आपकी आराम से चलती है, खुल के इस्तेमाल करें। तो ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, मैक्सिमम 5-6 हज़ार की बेस आ जाएगी, यानी पर मंथ 1000 आप अपनी स्किन पे एक अच्छे प्रोडक्ट पे नहीं लगा सकते, आप उस तरह डिवाइड कर लें। लोग क्या करते हैं कि 500-600 की मिल रही हैं, या जी ये इस तरह की हमें बेस मिल रही है, आपने वो लगा दी। चलें, अगर आपने लगा भी दी, अगर आपका बजट अलाउ नहीं कर, अगर आप प्रोडक्ट लगा भी रहे हो, तो आपका ये कि द मोमेंट आपका वो फंक्शन आपका खत्म होता है, गो टू वॉशरूम, वॉश योर फेस और क्लिंज उसको कर लें, यानी उसको आप बाहर निकाल दें जो भी प्रोडक्ट आपकी स्किन में। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम लोग मेकअप करते हैं, फिर यहाँ पे क्लिनजिंग का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। मेरे पास जितनी क्लाइंट्स आती हैं 99% दे वर लाइक क्लिनजिंग, वो मैं रात को मुंह धो लेती हूँ प्लीज। यानी तो शीबा बताएं ना, व्हाट आर द स्टेप्स टू क्लेंस योर फेस? वेरी वेरी सिंपल स्टेप। देखिए, मैं हमेशा कहती हूँ, हिना यू नोज मी, कि मैं हमेशा बजट की तरह मैं आपको कहती हूँ, अगर बाज़ दफ़ा मैं ये नहीं कहूँगी कि इस प्रोडक्ट का आप ले लें, इस कंपनी का 8000 का क्लिनजर ले लें, इसका फिर टोनर लें, फिर आप ये लें वो नहीं लें। 2-3 चीज़ें आपकी ड्रेसिंग का पार्ट होनी चाहिए। आपने किसी भी अच्छे फेस वॉश के साथ आप अपना फेस वॉश कीजिए, उसके बाद कोई भी क्लिनजिंग क्रीम या क्लिनजिंग मिल्क है, सर्दियाँ हैं तो उसमें आप देख लें ऐसी जो क्लिनजिंग मिल्क टाइप हो, आपने उसको उंगलियों से लेना है थोड़ा सा क्वांटिटी में, ठीक है, और आपने उसको अच्छे से अपने पूरे फेस को आपने सर्कुलर मोशन में आपने उसको मल लेना है। उसके बाद कोई भी सॉफ्ट वाइप्स होते हैं आजकल बड़े, आपको 100-200 में आपको 100 का पैक मिल जाता है, ठीक है, आपने वो लेना है और उससे अच्छे से आपने वाइप कर लेना है। उसके बाद आप दोबारा पानी से मुंह धो लें, और आप यकीन करें अगर आप 2 दफ़ा भी फेस वॉश से फेस वॉश करते हैं लेकिन आप क्लिनजिंग करेंगे तो आपको उस पे भी आपको अपना मेकअप जब उतरता है फिर आपको दिखाई नजर आएगा, उसके ऊपर पैचेस आपको नजर आते हैं। वेरी राइट। टोनर अगर पैसे ले सकते हैं ले ले, नहीं है तो अर्के गुलाब जो है, रोज वाटर इज द बेस्ट टोनर, सबसे सस्ता होता है। तो उसके बाद हल्का सा आप टोन कर लें, रात को कोई भी नाइट क्रीम लगा लें। आजकल बल्कि ये है कि एक मैं अक्सर टिप दे रही हूँ, क्योंकि सर्दियाँ बहुत ज्यादा हैं तो हमारी स्किन बहुत ड्राई हो जाती है, क्रैकी हो जाती है, तो उसमें आप ये कर लें कि अगर कुछ भी नहीं कर सकते तो आप प्लीज रात को थोड़ी सी वैसलीन ले लें और अपने फेस पे लगा के आप सो जाएं। इट्स सच अ ब्यूटीफुल थिंग। लेकिन ये सर्दियों की बात है, दिन को नहीं लगाना, धूप में नहीं लगाना, ये रात के लिए एक रेमेडी है। अगर आप चाहते हैं कि अगले दिन आपकी स्किन पैची ना हो, आप पेट्रोलियम जेली आप अपने फेस पे लगा के सस्ता और मयारी काम इससे ज्यादा सस्ता जो है ना हो जाता है पूरी स्किन, बिल्कुल बिल्कुल। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। शिल्पा, ये जो सनस्क्रीन कहा जाता है कि जी जरूर लगाएं और जो नहीं लगाते, क्या 2 टोन स्किन इसकी वजह से भी होती है और कितना जरूरी है? क्या मॉइस्चराइजर से पहले हम सनस्क्रीन लगा लें, बाद में लगाएं, और लगाना जरूरी भी है या नहीं है? लगाना इतना ही जरूरी है जितना आपको 8 गिलास पानी पीना जरूरी है। इट्स लाइक वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इवन ये जो यूवी लाइट्स हैं, हम लोग ये कहते हैं सन आज तो भाई आज बादल हैं तो हमने तो लगानी है, धूप तो निकल ही नहीं रही, हम जैसे लोग तो ये सोच रहे हैं आप घर में भी लगाएंगे। यूवी लाइट्स जो आपकी ट्यूब, जो घर की भी आम ट्यूब लाइट है उसमें भी यूवी लाइट होती है, वो डैमेजिंग होती है। और आप यकीन करें, मैं आपको 2 चीज़ें बताऊं, इफ़ यू वांट टू कंट्रोल योर एज, और आपका दिल है कि आप एंटी एजिंग की तरफ कंट्रोल अपने आप को कर लें, तो 2 चीज़ें कर लें। एक क्लिनजिंग कर लें। जब आप क्लिनजिंग करते हैं आप 4 डेज यानी 4 दिन की एज अपनी कम कर देते हैं एजिंग के साथ से, ठीक है। और ये यानी आप अगर रेगुलर आप सिर्फ 1 वीक आप अपना या 1 मंथ आप अपना क्लिनजिंग आप अपने फेस को करें, ट्रस्ट मी यू विल सी द डिफरेंस। और उसके बाद आपको कोई बहुत हैवी बाद में आफ्टर प्रोडक्ट्स लगाने की जरूरत नहीं है। सेकेंडली सन क्रीम SPF जो है तकरीबन आपका पाकिस्तान में 50+ में आप ज़रूर यूज़ करें। हाँ, 50 to 60 आप यूज़ कर लें, और घर में तब भी यूज़ करें। आप अपनी हैबिट बना लें, आपने सुबह मुंह धोना है, कोई भी आपने मॉइस्चराइज क्रीम लगा के, उसके बाद आपने बिल्कुल चने का जो होता है, जो आपकी चिक बीन्स होती हैं, उसके मुताबिक आपने 3-4 ड्रॉप करके अपनी सन क्रीम आपने अपने फेस पे लगा लेनी है। ये आप घर से बाहर निकलें या ना निकलें, और एक सन क्रीम मैक्सिमम आपको 6 से 8 घंटे, कुछ पे होता है 24 आवर्स की भी आपकी बाहर से अगर आपको अच्छी आप कुछ ले लें तो आपको मिल जाता है। और मर्द हजरात भी लगाएं, जरूर लगाएं, क्योंकि मर्द इंसान है, मर्द की भी इसकी तो एक वो थोड़ा वाइट कर देता है, नहीं करता, यही बात है। देखिए अब पहले होता था कुछ वाइट हो जाते थे, तो क्वांटिटी ज्यादा होती थी, सेकेंडली आप थोड़ा टाइम नहीं देते हैं, ठीक है। जो आप देखते हैं अक्सर क्रिकेटर्स जो हमारे हैं, सेलिब्रिटीज जो बाहर खेल रहे होते हैं, स्पोर्ट्समैन, वो लोग थोड़ी ज़्यादा लगाते हैं क्योंकि उनकी डायरेक्ट उन्होंने बहुत देर होता है एक्सपोजर होता है, उनको रिक्वायर्ड होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका है तो आप वही चिक बीन आप लगाएंगे,
उसको मॉइस्चराइज क्रीम लगा के उसके बाद आप हल्का सा आप लगा लें, और जो कि थोड़ी क्वांटिटी लगाएंगे वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, आपको वाइट नहीं करेगा। देयर आर फ्यू प्रोडक्ट्स जो आई डोंट नो, मैं इस चैनल पे नाम ले सकती हूँ, लेकिन वो इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स हैं, अगर आप उनकी आप सन ब्लॉक आप ले लें तो वो आपको वाइट नहीं करेगा। आप जमील को वो प्रोडक्ट्स बता दीजिएगा जो मॉइस्चराइजर। अच्छा, मैंने आज तक सनस्क्रीन यूज नहीं किया। रियली ये तो बहुत बड़ा आपने समझे। लेकिन आपको करना चाहिए। मैं अच्छा, सिर्फ नॉर्दर्न एरियाज जब जाता हूँ, जब मैंने हाइकिंग वगैरह पे जाना हो तब मैं जरूर यूज करता हूँ, और वो भी मुझे बड़ा अजीब फील होता है यूज करते हुए, लेकिन मैंने कभी भी सनस्क्रीन यूज नहीं मैं किया। बताऊं, देखिए अक्सर लोग कहते हैं हमारी स्किन तो बहुत अच्छी है, हमें तो जरूरत नहीं है, मेरी स्किन में तो बहुत अच्छी है, मुझे क्लेंजिंग की जरूरत नहीं है। मैं हमेशा कहती हूँ अभी जरूरत नहीं, बिकॉज यू आर बाद में यंग, पड़ेगी आपकी जरूरत, स्किन yes. ऑटोमेटिकली रात को रिपेयर होती है। ये तमाम चीज़ें आपको 30 या 35 के बाद ड्रास्टिक चेंज, फिर जब अचानक 35 के बाद आप एक दफ़ा मिरर पे बैठे हुए होते हैं और आपको नजर आता है ये ब्लैक पैच यहाँ पे बना हुआ है आपकी छाई का, उसके बाद आप अचानक से कहते हैं ये क्या है। yes. वो बेसिकली प्लाज्मा आहिस्ता आहिस्ता बिल्डअप हो रहा होता है, फिर एक दिन आता है जब वो सामने आ जाता है और आप उसको ठीक नहीं और कर मॉइस्चराइजर सकते। में मिक्स करके भी लगा सकते हैं, आप मिक्स करके लगा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम शीबा, नहीं। जिन लोगों को एक्नी का प्रॉब्लम होता है, खवातीन की मैं अगर बात करूं, शादी पे जाना है, मेकअप करने, वो और ज्यादा पैची लगता है और ज्यादा केकी स्किन लगना शुरू हो जाती है। वो जब लेयर्स ऑफ लेयर्स मेकअप की लगा रहे होते हैं, जिसको हाइट कवर करते करते कवरेज 10 लेयर्स तो लग जाती है। 10 तो शीबा, व्हाट्स द सॉल्यूशन? वो खवातीन जिनको एक्नी का प्रॉब्लम है, किस तरह से वो मेकअप करें, क्या मेकअप करें? इसमें मैं आपको 2-3 बिफोर मेकअप में टिप दे देती हूँ। एक तो ये कि अगर आपको लग रहा है, कुछ लोग होते हैं अचानक उनको अचानक से रेड कलर का एक्नी निकल आया, ठीक है ना, वो बन रहा है ना निकल रहा है ना कुछ हो रहा है, इसमें ये एक लिस्ट्रीन एक माउथ वॉश है, ठीक है, लेकिन रेगुलर प्लीज यूज ना कीजिएगा। अगर बहुत इमरजेंसी में आपको निकल आए तो रात को आप उसको कॉटन पे डिप करके लिस्ट्रीन को उन सिर्फ अपने स्पॉट्स पे लगा दें। तो वो सुबह तक तकरीबन 80% बैठ जाएगा, ठीक है। अब ये तो यस, दिस इज लाइक आप कर सकते हो, ये तो एक हैक आपने बता दिया है, दे रही हूँ मैं, लाइफ हैक। हाँ, लाइफ हैक है, ठीक है, वो कर ले। सेकंड वो है जिनके ऑलरेडी बहुत बड़े बड़े पिंपल्स हैं, ठीक है, उसमें आप ये कर सकते हैं कि फंक्शन से 1 या 2 दिन पहले यू स्टार्ट हैविंग लाइक कोल्ड वाटर, यू नो, फेस शावर। उसमें आप बाउल ले लें, उसमें बर्फ डाल के अपने फेस को उसके अंदर डिप कर लें, तो उससे भी होता है कि आपका एक्नी रिलैक्स हो जाता है, तो 2 दिन में वो भी किसी हद तक बैठ जाता है। थर्ड बात ये आ गई कि अब एक्नी बहुत ज्यादा हो गया और अब आज तो शाम को मैंने डिनर पे जाना, अब मैं क्या करूं? देखिए उसमें होता है लेयर्स कभी भी आपकी एक्नी को छुपाती नहीं बल्कि ज्यादा प्रोमिनेंट करती हैं। तो उसमें आप इतना अननेसेसरीली अनड्यू एफर्ट ना करें। मैक्सिमम ये है, अगर आपका रेड कलर का एक्नी है, ठीक है, लाल कलर की एक्नी है, तो उसके ऊपर आप ग्रीन कलर का कोई भी कलर करेक्टर थोड़ा लगा दें, तो वो जो है वो उसको थोड़ा सा उसको कंटोर कर लेगा, छुपा लेगा। उसके बाद अब अपनी जो भी आपने अपनी कंसीलर लगाए और बेस लगानी है वो आप लगाएं, तो और उसको हमेशा टैप करें, अपनी बेस को हमेशा टैप करें, रगड़े ना उसको। हाँ, देखिए बेस कभी भी रगड़नी नहीं चाहिए। आप अपना जो लोग होते हैं लगा के धड़ाधड़, और वो कहते हैं कि यू नो, अब हिना हंस रही, आई डोंट नो कि बैक स्टेज कौन पे हंस रहे होंगे, जो लोग बेस रगड़ लेते हैं, ये स्पंज पकड़े रगड़ रहे होते हैं, लगा। देखिए हमेशा आपको डैब करना होता है, या टैप जिसको हम लोग डैबिंग कहते हैं, कि आप लोग हल्का हल्का उसको करना होता है। लेकिन उससे तो बहुत ज्यादा नहीं लग जाती जब डैबिंग नहीं लगती है, आपकी क्वांटिटी वही रगड़ने से थोड़ी लेयर पतली हो जाती है। लेकिन फिर उसको करने के लिए दोबारा आपको एक और लेयर पे जाना पड़ता है ना आपको। तो ये रगड़ने से परहेज करें, डैपिंग के साथ आप कोशिश करें कि लिक्विड बेस में तो आई एग्री विद यू कि लिक्विड बेस तो डैपिंग करनी चाहिए, लेकिन जो स्टिक है वो उसमें तो आप रगड़ भी सकते हैं। अब मैं क्या करूं, इस चैनल में बहुत हैक दे रही हूँ। अच्छा, इसमें ये आपको पता है हमारी बॉडी का एक सर्टेन टेम्परेचर होता है, ठीक है, तो कोशिश ये करें कि जब भी आप अपना स्टिक बेस लेके जा रहे हैं, अगर आप खुद मेकअप करें, अगर कोई और भी करे तो उसको वो हाथ वॉश कर ले, उसके बाद वो आपकी फिंगर्स की मदद से आपकी पहले एमल्सिफाई आपको फैलाए आपकी, क्योंकि हमारी जो बॉडी की हीट है वो उसको सॉफ्ट कर लेती है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो उसके बाद उसको अच्छे से आप, यानी जो डॉट है उन्हीं डॉट को इस तरह करके आप अच्छे से फैला दो। उसके बाद आप जो स्पंज है, आपको स्पंज का भी सारे सीक्रेट्स में दे रही हूँ, इतने पैसे लगा के स्टडी करके बाहर आई हूँ, बाहर से आई हूँ। तो अब क्या है कि आपने जो भी स्पंज आप यूज कर रहे हैं, स्पंज पे थोड़ी इन्वेस्टमेंट कर लें, थोड़ा सॉफ्ट होना चाहिए। आप उसको गीला करें टैप के नीचे, और एक बात याद रखें कि जो भी आपका स्पंज है उसको इतना गीला करें कि अगर वो इतना सा स्पंज है वो फूल के इतना हो जाए। उसके बाद उसको, हमारा रूल होता है 7 स्क्वीजेस। 7 स्क्वीज का मतलब आपने एक दफा उसको जोर से नचोड़ा, उसके बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, जब 7 स्क्वीजेस आपके हो जाते हैं तो आपका जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाता है स्पंज से, और वो जो आपका स्पंज रह जाता है वो बहुत ही माइल्ड किस्म का, वो उस पे नमी रहती है, वो आप उसके बाद जब आप ब्लेंड करेंगे ब्लेंडर से वो, और फिर आप देखिएगा कि वो कितना खूबसूरत ब्लेंड होता है आपकी। यानी ये जो
हम लोग तो इधर जो मेकअप कर रहे होते हैं शीबा, वो ब्यूटी ब्लेंडर को एक दफा निचोड़ के और हम मुंह पे फिर से वो रगड़ने वाली बात है। यही वजह है, इसी वजह से आपको रगड़ना पड़ता है, क्योंकि उसके एक तो ब्लेंडर जो है वो एक्चुअली उसमें इतना मॉइस्चर होता नहीं, या ज्यादा पानी होता है, पानी आपका टपक रहा बह रहा होता है। तो यही मसला है कि 7 स्क्वीजेस, यही वो छोटी छोटी टिप्स हैं जिसके लिए हम लोग जाते हैं, स्टडी करते हैं, पैसे देते हैं। वन मोर क्वेश्चन, जल्दी से ये बता दें, वेडिंग सीजन है, शादियों पे माइयों की अगर बात करूं, माइयों से वलीमे तक के हेयर स्टाइल्स की भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। क्या बन्स आर मेकिंग अ कमबैक, क्या फ्लोरल हेयर स्टाइल्स चल रहे हैं, ब्लो ड्राइज चल रहे हैं, बीची वेव्स, आप क्या रेकमेंड करते हैं? डिपेंड ऑन द ड्रेस, प्लीज फॉलो योर ड्रेस, ठीक है। अगर आपकी कोई मैक्सी है तो आपके बन बाल भी बहुत अच्छे लगेंगे आप अपने, लेकिन जाए आजकल, लेकिन वो टाइट बन्स और बड़े बड़े फूलों का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है। जस्ट गो फॉर सम मेसी लाइट्स आप करें, अपना फ्लिक वगैरह आपका प्रॉपर सेट होना चाहिए। आजकल ज्वेलरी है, ज्वेलरी में आप वन पॉइंट ज्वेलरी आजकल चल रही है, या आप नेकलेस पहने या आप अपने इयरिंग्स पहने। डोंट गो फॉर सभी थोप ना ले, हाँ सब प्लीज ओवरलोड मत करें। सबको पता है आपके पास कितना जेवर है, सबको पता है आपके पास कितनी बैंगल्स हैं सिल्वर के साथ, प्लीज गो फॉर सिल्वर, डोंट ऐड गोल्ड। शादी आ रही तो सारा पहन के जाना है, सारी उंगलियों में पहनने हैं, सबको बताना है। माजरत के साथ बहुत सारे घरों में तो ये बहुत ख्वाहिश जाहिर की जाती है कि बहू जो है ना वो सारा जेवर ही पहन के चली जाए, ताकि पता चले कि हमारी बहू के पास कितना जेवर है। तो प्लीज, अच्छा उसमें भी एक अलग बहस होती है कि वो जो खुद लाई थी वो पहने है या जो ससुराल से है वो पहने। मुझे लगता है कि ये बहुत ज्यादा ना सिचुएशन में इस तरह इनके साथ हुआ है, मैं बिल्कुल ये दुख समझ सकती हूँ। मेरे साथ हुआ ना हो या ना हो, मैं स्टोरीज बहुत पढ़ता हूँ। ये मैं बताऊँ, ये हर घर की स्टोरी है, हर घर की स्टोरी है। अगर आप ना भी चले, ना भी पढ़ा हो या ना भी हुआ, तो हमारे ड्रामे भी तो यही दिखा रहे हैं कि बहू ने जेवर पहनना है जी, फलां की शादी है, सारा जेवर पहन लो, ओवरलोड कर लो खुद को, और आजकल जितना लाइट आप रखें, आप लाइट से कोई रिंग पहन ले, छोटे से आप स्टर्ड पहन लें, डिपेंड करता है ना, फंक्शन पे डिपेंड करता है। बिलीव मी, माथा पट्टी इज नॉट गोइंग टू लुक गुड ऑन यू। आपके ड्रेसेस, अच्छा मैं हमेशा कहती हूँ अगर माथा पट्टी या अगर आप जा रहे हो, आपके झुमके हैवी कर लो, या आप अपना जो है हेड कवर हैवी कर लो। अगर आप माथा पट्टी के लिए जा रहे हैं तो झुमके बहुत हैवी करने की जरूरत नहीं है। तो ये यानी पूरा आपका ड्रेस का पूरा एक वही बात है कि आपको थोड़ा सा उस पर वर्कआउट करना पड़ता है। अपनी पर्सनालिटी को देखना चाहिए, होता है क्या हर पे सूट क्या कर रहा है, बाल क्या सूट कर रहे हैं, मेकअप क्या सूट कर रहे हैं, ज्वेलरी क्या सूट कर रहे हैं, कपड़े क्या सूट कर रहे हैं, आपने पहनना क्या, फैशन जरूर फॉलो करें, लेकिन वो जो आपको सूट करे, जो सूट करे। अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप थोड़े से चबी हो या थोड़े से हैवी हो, गो फॉर स्ट्रेट क्लोथ्स में आप जाएं। लाजमी नहीं कि आप शॉर्ट टॉप्स का अगर फैशन है तो जी उसने पहना है तो मैंने भी पहनना है। डोंट, जरूरी नहीं है कि आप रीमा, मीरा जी और रेशम साहिबा को ही फॉलो करें, वो फॉलो करें कि जो आप पे सूट करते हैं। अक्सर सैलून्स में देखा जाता है मीरा वाला हमारा मेकअप कर दे, हमारा रीमा जैसा हेयर स्टाइल बना दे, हमारा मीरा जी जैसा सूट बना दे। तो मुझे लगता है कि आप अपने पहले तो देखिए पर्सनालिटी पे सूट क्या कर रहा है, फेस कट पे क्या अच्छा लग रहा है, फेस पे कितने मेकअप की जरूरत है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जो मेकअप की भी बात है, अगर आप कोई भी जो लोग मेरे पास आते हैं वो कहते हैं जी हमें मेकअप, हमारी स्किन बड़ी फ्लॉलेस लगनी चाहिए, बड़ी नो मेकअप टच, तो उसके लिए ये जरूरी नहीं है हम जादूगर नहीं है। मैं हमेशा कहती हूँ आई एम नॉट अ मैजिशियन। कोई चीज़ होगी तो आप बेहतर, आप जब भी अगर अपना कोई भी फंक्शन, हर बंदे को पता होता है 5 दिन बाद 10 दिन बाद हमारा कोई फंक्शन स्टार्ट हो रहा है, तो आप प्लीज उससे पहले अपनी स्किन केयर स्टार्ट कर दें, कम से कम मॉइस्चराइज करना शुरू कर दें, क्लींस करना शुरू कर दें, ताकि उस दिन मेकअप वाले दिन जो भी आपके ऊपर नीचे के फ्लॉज हैं उसको कवर करने में ज्यादा आसानी। और बिल्कुल 3-4 दिन अपना ख्याल रखिए, ये ना हो कि 5वें दिन या एक दिन पहले आप ढेर सारा ड्राई फ्रूट खा लें। बिल्कुल। तो आपको उसके इफेक्ट्स नजर आएंगे। बाल है, इवन हेयर कलर में हमेशा जो मैं कहती हूँ क्लाइंट्स को, आप देखिए हेयर ट्रांसफॉर्मेशन ऐसी चीज है कि बात दफा आपकी पर्सनैलिटी को अप एंड डाउन बहुत ड्रास्टिकली करती है। जिस तरह लो लाइट्स हाई लाइट्स के लिए लोग आते हैं, तो कहती हूँ कि कम से कम फंक्शन से 1 वीक बिफोर आप अपनी हेयर सर्विसेज आप लें, ताकि सुबह फंक्शन है, रात को आप चुड़ैल बन जाए। और इसके अलावा टाइम दें, मेकअप आर्टिस्ट को प्लीज आप लोग टाइम दिया करें। आप लोग एक तो अपॉइंटमेंट लेट आते हैं, पंक्चुअल हो जाएं प्लीज जब भी आप कहीं जाते हैं। आई डोंट नो, यानी आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट अपॉइंटमेंट्स। अगर आपको 5 बजे का टाइम है, प्लीज 5 बजे आए, आप आते 6:30 बजे, फिर कहते हैं हमें आधे घंटे में इसको खत्म करना है। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया शिबा व्यास साहिबा। और अभी नाज़रीन हम ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक से हम जल्दी से वापस आएंगे। और हम क्या बात कर रहे हैं ब्रेक के बाद ही ना, हम बहुत इंटरेस्टिंग बात है, ब्रेक के बाद ही हम आपको बताएंगे। थैंक यू सो मच शिबा, थैंक यू सो मच। And we are right back after the break. You're watching सुनो पाकिस्तान, और अब हम बात करेंगे आपकी, हमारी सेहत की। और जब सेहत की बात करते हैं, आंखें वैसे बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की, और अक्सर लोग जो हैं वो सारा वक्त जो है मोबाइल फ़ोन पर लगे रहते हैं, या फिर लैपटॉप्स में लगे रहते हैं, या फिर उनकी नेचर ऑफ जॉब या वर्क इस तरह का होता है कि उनको हर वक्त लैपटॉप के सामने बैठना पड़ता है, हर वक्त उनको टीवी के सामने बैठना पड़ता है। और अगर आजकल बच्चों की बात करें, यंग जनरेशन की बात करें,
तो रुझान जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। बच्चे भी जो है वो प्रेफर करते हैं कि आईपैड्स पे या टैब्स में कुछ ना कुछ देखते रहे। माओं के लिए भी कन्वीनियंट हो जाता है, लेकिन इससे हमारी आईसाइट कितनी इफेक्ट हो रही है। और जमील, और ये एडिक्टिव कितना हो गया। बिल्कुल, आप बिल्कुल। वीडियोस देखते हैं, वीडियो गेम्स खेलते हैं, सोशल मीडिया का जो इस्तेमाल है वो इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि वो बच्चे हों या किसी भी प्रोफेशन से ताल्लुक रखने वाले लोग हों, मोबाइल फोन का इस्तेमाल बहुत ज्यादा बढ़ गया है, टैब्स का इस्तेमाल बहुत ज्यादा बढ़ गया। और हिना, जिस तरह आपने कहा कि फिर कुछ लोगों की तो जॉब्स ऐसी होती है जिन्होंने कंप्यूटर स्क्रीन या लैपटॉप स्क्रीन पर बहुत ज्यादा काम करना होता है। तो इस सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। सूरत हाल मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये सूरत हाल हो चुकी है हमारे मुआशरे में। तो बच्चों को किस तरह से बचाया जाए, स्क्रीन टाइम उनके लिए कितना होना चाहिए कि आपकी आंखें मुतासिर ना हो, क्योंकि आई साइट के जो मसाइल हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। डॉक्टर हुमा कियानी साहिबा, आई स्पेशलिस्ट, हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। डॉक्टर हुमा, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? ठीक हैं? आप कैसे हैं? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चों से स्टार्ट किया जाए। बच्चों से स्टार्ट किया जाए, बिल्कुल। बच्चों के लिए कितना जरूरी है कि मोबाइल फोन की स्क्रीन से, टैब्स की स्क्रीन से और टीवी स्क्रीन से वो दूर रहें, या वीडियो गेम्स के जो शौकीन बच्चे हैं मैक्सिमम कितना टाइम वो स्क्रीन यूज करें? पहले तो लेट्स गो बैक टू द पास्ट, ठीक है। पास्ट में जब आप देखें, जब आप लोग छोटे थे, कितना स्क्रीन करते होंगे? ये था उस वक्त लैपटॉप्स? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है। सो यू वर ऑलवेज आउटसाइड प्लेइंग, बाहर खेलते थे, पेरेंट्स इनकरेज करते थे जी बाहर जाएं खेलें, या टीवी होता था सारे मिलके बैठ के देखते थे, राइट। उसके बाद एक पैंडेमिक आ गया, ऐसी पैंडेमिक आई है कि जिसमें मैं थोड़ा सा पेरेंट्स को भी थोड़ा सा इस बात पे थोड़ा सा ब्लेम करती हूँ कि अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाके देखें तो रेस्टोरेंट में जब बैठे होंगे सारे के सारे, तो बच्चों को हम कैसे बिजी रखते हैं। छोटे बच्चों को बिजी हम कैसे रखते हैं? उनके हम अपने फोन उनके हाथ में पकड़ा देते हैं, गैजेट दे देते हैं, एंड दे आर बिजी इन द डूइंग दैट, और दूसरे बात कर रहे होते हैं। सो ये जो चीज़ है ना कि लैपटॉप्स या टैबलेट्स या आप आ जाएं इवन फोन्स, ये एक हद तक ही आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नो डाउट ज़माना है, आपने ज़माने के मुताबिक चलना है, इससे आपका गुजारा, आप इसके बगैर नहीं रह सकते। लेकिन 2 साल के छोटे बच्चे को तो लैपटॉप या फ़ोन वगैरह देना ही नहीं होता। सो उनके लिए कोई आवाज़ नहीं है कि आप कहें जी 1 घंटा देखेंगे, 2 घंटा देखेंगे। दे आर नॉट सपोज टू बी होल्डिंग द फोन्स एंड द टैबलेट्स एंड दैट। टीवी देख सकते हैं, लेकिन ये लैपटॉप यहाँ पे रख के जो देख रहे हैं, दैट इज़ इफेक्टिंग द विजन। डॉक्टर साहिबा, आजकल तो बच्चे खाना भी इसी उसमें खा रहे हैं कि बच्चे को पहले आपने आईपैड दिया है, बच्चा फिर खाना खा रहा है, कार्टून्स लगा दिए, कार्टून्स और वो लगा देखते देखते खाना खा रहे हैं। उस पे नहीं, कार्टून के हम खुद दे रहे हैं ना, बच्चा खुद तो नहीं फोन उठा सकता ना। लेट्स लुक इनटू दिस मैटर ना, कि हम खुद पकड़ा रहे हैं, हम खुद दे रहे हैं कि जी उसको खिलाने के लिए उसमें दिखा रहे हैं, मुंह में डालो, वो बिजी है, मुंह में से खाना डाल रहे हैं। सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि 2 साल की उम्र तक बच्चा जब पैदा होता है, 2 साल की उम्र तक तो उसके लिए है ही नहीं ये। दे शुड नॉट बी प्लेइंग विद इट, बिकॉज उसके बाद 2 साल से 5 साल तक कहते हैं जी 1 घंटा, आप उन्हें 1 घंटा सारे दिन में दें, क्योंकि ये आपकी आई सेट 2 किस्म की है। एक आप दूर देख रहे हैं, एक आप नज़दीक देख रहे हैं। नज़दीक के लिए एक्सेसिव पावर इस्तेमाल होती है, विच इज़ नोन एज अकोमोडेशन। अकोमोडेशन से आपके मसल्स और आपकी पावर आई की इंक्रीज करती है। अब आपने किसी को होमवर्क दिया हुआ है या लैपटॉप दिया हुआ है, कुछ दिया हुआ है, उससे आपने गेम्स दिए हैं, वो खेल रहे हैं, नज़दीक में खेल रहे हैं। अब आप उनको पढ़ाने के लिए लेके जा रहे हैं, वो अपना पूरा कर चुके हैं। वो गेम्स और जो चीज़ आपने कार्टून्स उनको लगा के दे, वो नए वर्क का काम आप जब होमवर्क्स पे लेके जाएंगे वो तो वो कर चुके हैं पूरा। सो दे आई स्टार्ट टायरिंग आउट। तो 2 to 5 years तक तो आप कहते हैं 2 घंटे या 1 hour, और उसके बाद आप उसको बढ़ाते हैं। और मैक्सिमम इवन आपके अमेरिकन जो हैं स्टडीज़ हैं और सारी यूनिवर्सल स्टडीज़ हैं, वो कहती हैं कि टोटल अगर आप 2 hours और 3 hours से ज़्यादा तो ये काम इसका होना ही नहीं चाहिए। लेकिन मजबूरी है कि 7 hours 8 hours भी लोग काम कर रहे हैं। सो ये तो आपने बताया डॉक्टर साहिबा कि आप जब आंखों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं नजदीक से, तो बहुत ज्यादा पावर ले रही होती है, अकोमोडेशन कहते हैं इसको, अकोमोडेशन हो रही हो, तो आपके मसल्स वीक होते हैं। मसल्स वीक नहीं होते, मसल्स एक्स्ट्रा वर्क कर रहे हैं, एक्स्ट्रा वर्क कर रहे हैं, जब वो उनका ही काम है। जैसे हमारे दिल का काम है हर वक्त धड़धड़ करना, हर वक्त बीट करना, तो हम उससे एक्स्ट्रा काम ले रहे होते हैं। तो हम उससे एक्स्ट्रा काम करें, दूर जब हम देख रहे हैं तो आईज रिलैक्स्ड हैं, और वो रेज ऑफ लाइट दूर से आ रही है। अब आपने नजदीक का जो करना है, तो वो रेज ऑफ लाइट को आपके बैक ऑफ द आई, जैसे रेटिना कहते हैं, तक पहुंचाना है उसने। तो वो एक्सेसिव मसल्स आंख नजदीक हो जाती, कन्वर्ज हो जाती है। आप जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं ना, तो आपका नेयर डिस्टेंस दूर होता जाता है। आप लोग तो प्रॉब्लम नहीं है, आप अपने पेरेंट्स को देखिएगा कि जो 40s में आएंगे कि वो पहले इधर देख रहे होते हैं, फिर इधर देख रहे होते हैं, फिर इधर देख रहे, उनका डिस्टेंस बढ़ता जाता है और एनक आ जाती है। ठीक है, क्योंकि दैट इज लॉस ऑफ अकोमोडेशन।
कि 4 डेकेड में आपके अपने मसल्स और अपनी आंख के अंदर जो पावर होती है वो लूज हो रही होती है। तो जब आप पहले इतना ज़्यादा करेंगे तो वो इतनी आई स्ट्रेन करता है कि वो एक छोटे छोटे तो मसल्स हैं, कितना काम करेंगे। सो वो उसके बाद जैसे बी डन। सो फिर आपको क्या सिम्टम्स आते हैं? वाटरिंग, आंख से आंसू आने शुरू हो जाते हैं, आपकी आंख थक जाती है, आई स्ट्रेन, यहाँ पे सब दबा रहे होते हैं कि जी स्ट्रेन है, आंखें नहीं खुल रही, आंखें आप खोलने की कोशिश करें, वो लग रहा है जैसे सोए हुए, थके। कोई कह रहा होता है आप थके हैं, और वो थके इसलिए क्योंकि आपने 7, 8, 9 घंटे जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ने, आप लोगों की भी जो लाइफ है एंड ऑल दैट वगैरह, यू स्टडिंग, यू रीडिंग, आपके हाथ में टैबलेट्स हैं, आपके हाथ में लैपटॉप्स हैं, और अब टैबलेट्स अब तो स्मार्टफोन्स हैं, हर एक के पास, इसको भी छोड़ दिए। तो स्मार्टफोन में लोग पूरी पूरी किताबें पढ़ रहे हैं, तो वो जो किताबें पढ़ रहे हैं उसमें लाइट आ रही है। देखिए एक है सन रेज, नेचुरल है, ठीक है, लेकिन उसमें भी हार्मफुल है। जब आपका सूरज ग्रहण आता है तो उस वक्त स्पेशल प्रोग्राम शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें जो रेज ऑफ लाइट है वो ब्लू लाइट इज टॉक्सिक टू द आई। ये जो लैपटॉप्स एंड ऑल, में क्यों इस बात को उठाया है, लैपटॉप, फोन्स एंड ऑल दैट में ब्लू लाइट होती है, और ये ब्लू लाइट इज टॉक्सिक टू द आई। सो इसीलिए उसके अंदर आपको जगह बहुत आपने लंबा काम करना है तो आपको फिल्टर्स चाहिए, ब्लू फिल्टर्स लोग लगा रहे होते हैं ताकि उसकी लाइट कम करें। आपको इनके अंदर लाइट का अपनी वो ना इसकी इंटेंसिटी चेंज, सेटिंग्स आप चेंज करें। रात को लोगों ने पूरी पूरी ब्राइट लाइट की होती है, वो नहीं करना। अच्छा डॉक्टर साहब, जो अंधेरे में फोन यूज करते हैं, क्योंकि जाहिर बात है जब आप सोने लगते हैं तो आपको लगता है अब आप रिलैक्स हो गए हैं, अब आपकी कोई टेंशन नहीं है, बस आप चुप करके फोन यूज कर रहे होते हैं। अक्सर लोग वीडियोस देखते देखते इंटरनेट पे जो है ना स्क्रॉल करते करते वो सो जाते हैं और वो आदत बन जाती है। अंधेरे में फोन यूज करना आंखों के बिल्कुल करीब रख के कितना डेंजरस है आंखों के लिए? सजा है आंखों के लिए, क्या अपने लिए सजा है? इसलिए क्योंकि जब आप, अब हम ये भी देखें कि हम जब रात को, बहुत से आपने बच्चों को देखा होगा, हम खुद करते रहे वगैरह, तो मैं वी नॉट अगेन लाइक हमको ऐसे कोई वो नहीं है कि बहुत परफेक्ट है। हम अपने माँ बाप से डांटे खाते रहे कि रात को किताबें पढ़ें, रजाइयों के अंदर घुस के, चादरों के अंदर घुस के, जो रात को छुप के पढ़ें। अब इसमें लाइट है, ठीक है, तो जब आप रात को सोते हैं या सुबह उठते साथ सबसे पहले क्या होता है, बेसिकली मेरे ख्याल से फोन उठाए जाते हैं देखने के लिए क्या मैसेजेस हैं। उठते साथ आपकी लाइट जो इसके अंदर से आ रही है आपके आई के अंदर पड़ी है। अब देखें दूसरी जो लाइट्स होती है वो हम बचपन जब होते थे हम साइड पे टेबल लैंप्स एंड ऑल दैट होते थे, इसकी डायरेक्टली आपकी आई में जा रही है, राइट? तो इसके अंदर जो लाइट्स हैं वो एकदम आपके रेटिना को, बैक ऑफ द आई को स्टिमुलेट करती है, एकदम इट्स लाइक एक्शन, और आप शुरू हो गए। तो आपकी आईज वो एक्शन में शुरू जो होती हैं तो वो थक जाती हैं। और ये जो रात को बहुत दफ़ा तो फ़ोन बजा, और जब फ़ोन बजा ना भी हो तो उसमें हम देख रहे तो उठ के देखें जी किसका मैसेज, रात को 2-3 बजे उठ के नींद नहीं आई, कुछ हो जाए तो हमने पहला काम करना हम फ़ोन उठा लेंगे। जो फ़ोन उठाएंगे इसके अंदर वो लाइट तो वही है, वो जो है वो आपकी नींद भी डैमेज करती है। अब आपकी जो 7 to 8 आवर्स की जो आपको एक फुल स्लीप पैटर्न चाहिए वो उसको इफेक्ट करता है, तो सर्काडियन रिदम गई। तो आप जब सुबह उठते हैं तो बहुत दफा होता है थके हुए सोए नहीं, हम पता नहीं। और मुझे तो लगता है डॉक्टर साहब आप आंखों को तो थका ही रहे होते हैं, उनको सजा दे रहे होते हैं, साथ साथ आप अपने दिमाग को भी थका रहे होते हैं, पूरी बॉडी को सर। आपकी जो सोचने समझने की सलाहियत होती है बड़ी कैलकुलेटेड सी हो जाती है, क्योंकि उस टाइम जो आप देख रहे होते हैं आपके 10 काम इंपॉर्टेंट पड़े रह जाते हैं और आप बेसिकली महव होते हैं कि जो आप फोन में लगे में आप क्या देख रहे हैं। बहुत दफा उठते साथ सारे के सारे उठ के निकलते हो बाहर, अगर सारी रात आप जागो, लोग कहते हैं सोए नहीं, जागे रहे हो, हम क्या कर रहे होते हैं, सोए नहीं, सोए तो क्या कर रहे हैं आजकल। आई मीन मैंने तो किसी को नहीं देखा कि सो के जो कुछ दोपहर उठेगा रात को ये एक्सरसाइज शुरू कर देगा। एक्सरसाइज आई की एक्सरसाइज हो रही है, एक्सरसाइज हो रही है द फॉर्म ऑफ दिस। तो ये जो है ना ये आपकी नींद पूरी नहीं कर रही, बच्चों को डैमेजिंग करे। और एक आजकल नई स्टडी आई है कि जितना ज्यादा आप नजदीक का वर्क करते हैं ये आई साइट भी खराब कर रही है। तो आप देखें कि इसका एक नई स्टडीज है, पीपल आर लुकिंग इनटू दिस फैक्टर कि क्या टू मच नियर वर्क ये आपके आईबॉल के साइज को तो नहीं बड़ा करी, जिससे लोगों को एरोज ऑफ रिफ्रैक्शन जिसे कहते हैं ऐनक आ रही है, तो या ऐनक का नंबर बढ़ रहा है बड़ी स्पीड से। अब कुछ लोग जिनकी मजबूरी है, ऑफिस वर्क है, बैंकर्स हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, उनको तो मजबूरन काम करना है और वो आंख लगाते हैं टीवी स्क्रीन पर, मॉनिटर हो या लैपटॉप हो। ऐसी क्या एक्सरसाइज है कि आप अपने आंखों को बचा कर भी रखें, रिलैक्स भी रखें और स्ट्रॉन्ग भी होती रहें बाय द टाइम, तो वो भी कोई अगर आप टिप्स दें? अच्छा जी, जब मैं अपनी क्लिनिक करती हूँ ना तो somebody walks in, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, तो when somebody walks in तो जब आके वो पहला काम कहते हैं कि जी मेरी आंखें थक गई हैं, तो I ask them, are you a software engineer? क्योंकि मैं इतना ज़्यादा ये देखते हैं, आपने सॉफ्टवेयर की बात की तो मैंने उठाया
कि पहला मेरा सवाल होता है कि आप सॉफ्टवेयर तो नहीं, ऐसे आपको कैसे पता चला? बिकॉज उनकी ये जो आप बोल रहे हैं ना, यही सारी की सारी उनकी कंप्लेंट्स आ रही है। हमारा 15-15, 16-16 घंटे है लैपटॉप या स्क्रीन टाइम जिसे एग्जैक्टली। अब उनकी प्रोफेशन हम उनको हटा तो नहीं सकते ना, दे आर द ब्रेड विनर्स ऑफ द हाउस, उन्होंने काम तो करना है। सो क्या करना चाहिए? एक जो रूल आया, और आई थिंक दिस इज नॉट रिलेटेड टू 2020 से, कोविड ना समझिएगा, 2020 का रूल ये है कि आप 20 मिनट्स लैपटॉप जिस पे भी काम करने करें, और 20 मिनट्स के बाद प्लीज क्लोज योर आईज और लुक एट अ डिस्टेंस। ये आपकी अकोमोडेशन जो है ना, जो मसल्स का स्ट्रेन है जिसमें उसको वो आंखें बंद करके क्या करना चाहिए डॉक्टर साहब? आपने 20 सेकंड्स काम कर रहे हैं, जैसे आप ठीक है टैब्स पे लैपटॉप 20 मिनट्स हमने काम किया, उसके बाद आप बंद करें, रिलैक्स करें अपनी आईज को एंड लुक फार अवे। ओके 20 सेकंड्स, 20 एंड 20 सेकंड्स, ये आपके जो स्पैज़म है ब्रेक कर देगा और आपको थोड़ी सी आईज को रिलैक्स कर देता है। एक तो ये हो गया। दूसरा, मैं बड़ा आराम से लोगों को कहती हूँ कि आप जो बैठे हुए लैपटॉप में थोड़ी देर इसको स्क्रीन बंद करें, उठे जरा गप्पे मारें, जरा उठे। अगर जिससे आपकी ब्रेक होगी तो ब्रेक में थोड़ा सा यू शुड नॉट बी, नो, आप थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स करें, तो जरा उठे। आप अगर 1 मिनट के लिए अपने इस चीज से निकल के आएंगे तो बाय द टाइम यू कम बैक आईज रिलैक्स हो गई एंड यू रेडी फॉर द नेक्स्ट 20 मिनट्स। बिल्कुल ठीक है, एक ही हो गया। नहीं कर सकते किसी वजह से, काम बहुत ज्यादा है, स्ट्रेन है, वर्कलोड बहुत ज्यादा। आर्टिफिशियल टेयर्स, बिकॉज ये आपकी आंख को बहुत ज्यादा ड्राई करते हैं। हम अब बैठे हुए ना ब्लिंक कर रहे हैं, हम 15 से 20 मिनट 1 मिनट में ब्लिंक करते हैं। Exactly. ये हमारी आईज को लुब्रिकेट कर देती है। जब हम नेयर देख रहे हैं ना, तो हम ये ब्लिंक नहीं कर रहे हैं। अब हमारी ब्लिंकिंग हाफ से भी कम हो गई है, तो ये आंख हमारी बिल्कुल ड्राई हो जाती है। सो एक तरीका है, फिर मैं कहती हूँ 20-20 आंखें बंद करें, वो लुब्रिकेट कर दे, रिलैक्स कर दे। पानी का चपका भी मार सकते हैं, और अगर वो नहीं तो आर्टिफिशियल टेयर्स अपने पास रखें। लुब्रिकेंट्स होते हैं, ये लुब्रिकेंट्स अपने आई में डालेंगे तो एकदम ये आपकी जो टेयर फिल्म जरूरत है ना, आंसू जिससे पतला सा आंसू की लेयर लुब्रिकेटिंग की जरूरत है। आर्टिफिशियल टेयर्स ये मार्केट से, फार्मेसी से खरीद लें आराम से। ये उनके लिए है जिनका बहुत ज्यादा जिनका यूज बहुत ज्यादा है, हर एक के लिए नहीं है कि आप घर में लेके रखें, जिनका बहुत ज्यादा वर्क है, जो ये नहीं कर सकते, ड्राई आए, एक डिजीजेस भी आ रही है साथ में, उनका आंसू लेवल कम है, so they can supplement it. आर्टिफिशियल टीयर्स ज्यादा अरसे तक यूज करने का कोई नुकसान तो कोई नहीं है? नुकसान नहीं। अब तो बल्कि प्रिजर्वेटिव फ्री भी आ गए। एक होते हैं ना कि पहले आपने कोई चीज में प्रिजर्वेटिव मेंटेन करने के लिए शेल्फ के ऊपर जो रखते हैं, लेकिन अब जो है वो तो आ गए हैं कि आपके मिनिम्स के फॉर्म में। आपने जैसा कॉन्टेक्ट लेंसेज ना, डिस्पोजेबल कॉन्टेक्ट लेंसेज होते हैं, आपने लगाया, फेंक दिया करके एक दफा, ये छोटी छोटी बॉटल्स हैं। आप अपने आर्टिफिशियल टेयर जितना आपको चाहिए लगाएं, थ्रो द बॉटल, वो साथ साथ छोटी छोटी होती हैं प्रिजर्वेटिव। लेकिन ये प्लीज बता दें हिना, ये इतना इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताऊं, बहुत सी ऐसी कंपनीज जो पाकिस्तान से बंद हो रही हैं, वो तमाम लोग जो यूज करते हैं ये मेडिसिन, और वो अच्छी कंपनीज हैं, हाई क्वालिटी जो उनकी मेडिसिन होती हैं, वो पाकिस्तान में बंद हो गई हैं। ठीक है, आपको भी पता होगा मैं किसका जिक्र कर रहा हूँ। ठीक है, अब क्या होता है कि आप फार्मेसी पे जाते हैं, ऑल्टरनेट की बात करते हैं, अब ऑल्टरनेट उसकी मर्जी है, वो आपको क्या देगा। ठीक है, तो टीयर्स के लिए जो आर्टिफिशियल टीयर्स हैं, उनके लिए आप क्या रिकमेंडेशन है? आप उसका वो बता दें, फॉर्मूला बता दें, या अच्छा एक चीज़ मैं आपसे बड़ा कहूँगी कि देयर आर सर्टेन थिंग्स जो हम भी ज़रा होते ना, नहीं एज ए जो कंपनीज एंड ऑल दैट की हम बात इस नहीं कर सकते, बिकॉज वो फिर बाद में आ जाता है कि मे बी प्रोमोटिंग, वी डोंट प्रमोट। लेकिन मैं आपको सिर्फ सबसे बिकॉज इस प्लेटफॉर्म में बैठे हुए, तो आई थिंक वी शुड एड्रेस द नेशन ऑल्सो, कैसे खुद से अपनी मर्जी से ना डालें। ये मैं पहले कहूँगी कि कहते हैं ना कि उठे गए, जिस हम लोग का बहुत हो गया। आप देखें दुनिया में एंटीबायोटिक्स वगैरह ओवर द काउंटर नहीं मिलती, हमारे मुल्क में मिलती है, which is wrong। इसी तरह हर चीज ओवर द काउंटर गया, उठाया, आप फार्मेसी से पूछ लो, कहते हैं हाँ जी ये अच्छा है, उनके जो भी है सिस्टम कर करके। सो आई बिलीव कि ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को जिस तरह ब्लड एग्जामिनेशंस वन से ये करवाते हैं, अगर आपको कोई ग्रिटिनेस है आई में, या आपको लग रहा है आंखें थकी हुई हैं, या आपकी आंखें ड्राई हो रही हैं, विजिट एन ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। आई डॉक्टर्स जो हैं वो किस लिए बैठे हैं? एग्जैक्टली। सो वो आपको आपकी कंडीशन के मुताबिक वो रेकमेंड कर देंगे, क्योंकि ये डिफरेंट किस्म के होते हैं। एक लाइट किस्म का लुब्रिकेंट है, एक थोड़ा सा हैवी है, कोई ज्यादा कांटेक्ट चाहिए, कुछ ज्यादा घंटों के लिए, कुछ मिनट्स के लिए। सो वो अकॉर्डिंग टू द आई कंडीशन जो होती है ना, उसके मुताबिक किया जाए। वो डॉक्टर साहिबा जल्दी से ये भी कमेंट दे दें जाने से पहले कि जो हम लोग लेंस लगाते हैं, हम खूबसूरत नजर आने के लिए, बहुत सारी लड़कियों की कोशिश होती है कि लेंस लगा दें, ये क्या नुकसानदेह है? फिर कितने वक्त के लिए एक दिन में लगाने चाहिए? क्या कोई टाइम स्पैन है कि इतने घंटे के लिए लगाना है सेफ, इससे ज्यादा अगर ये तजावुज कर जाए
तो दिस इज नॉट सेफ। ओके, शॉर्टली बताऊंगी आपको जी। शेयरिंग नहीं करनी, पहली बात। ठीक है। कॉन्टेक्ट लेंस शेयरिंग ये सजा है अपने लिए, बिकॉज Okay. आपकी इन्फेक्शन को किसी की आंख की आपने अपनी लगा ली। ओके, यू हैव टू कीप चेंजिंग इट, साल में एक दफा उसको चेंज करते हैं कॉन्टेक्ट लेंसेज को। ठीक है। प्रॉपर उसके जो होते हैं सॉल्यूशंस आती हैं, पानी नहीं रखना क्योंकि पानी में इन्फेक्शंस होती जी। हैं। आप अपनी आई में लगा रहे हैं, इसके स्पेशल सॉल्यूशंस होते हैं, स्पेशल वो ने दिया होता है कि वो क्लियरिंग के लिए, इसके अंदर एंटीबॉडीज एंटीबायोटिक्स हाँ सारी जी। पड़ी होती हैं, वो इस्तेमाल करना। अब कितनी देर तक लगाना है? मैं सबसे जिनसे कहती हूँ, मैं कहती हूँ आप डे टाइम पे लगाएं, सोते हुए नहीं लगाना। whether you sleeping for 2 hours, whether you sleeping 6 hours, उस वक्त आपने उतार देना है। लेट्स से कि एनएक्स से जान नहीं छूटेगी, आप ऑफिस जाएं, स्कूल जाएं, कॉलेज जाएं, पर स्कूल में तो करना ही नहीं चाहिए। दिस शुड बी अप टू टीनेजर्स 16-17, जब आप संभाल सकते हैं कॉन्टेक्ट लेंस को तब लगाएं। और कॉस्मेटिक रीजंस के भी लिए जाए तो 2-3 घंटे 4-5 घंटे आए, उतार के अपनी आंख को फ्रेश करें, क्योंकि शेयरिंग नहीं करनी। और प्रोडक्ट्स अच्छे इस्तेमाल करें, हाई क्वालिटी कॉन्टेक्ट, क्योंकि आपके आई के साथ टच कर देते हैं वन थिंग जो आपकी चिपक जाते हैं। और दूसरी चीज़ ये जो एयर ट्रैवल है, बहुत से लोग एयर ट्रैवल करके जा रहे होते हैं। मेरी एक दरख्वास्त है, एयर ट्रैवल के टाइम पे कॉन्टेक्ट लेंसेज नहीं लगाते, ठीक क्योंकि है। ये स्टिक कर जाता है कॉर्निया से, उसकी वो जो होता है ना एयर टेम्परेचर जो है जहाज एंड ऑल दैट का, उससे ये काफी स्टिक करके लोग कभी जहाज में उनको लगता है ब्लरिंग शुरू हो गई है, उतरते हुए ब्लरिंग उनको हो रही होती है। सो देयर आर टाइम्स आप लगाएं, लेकिन सोते हुए नहीं। ये तो बड़ी बिल्कुल सही। इंटरेस्टिंग बेशक घंटा भी सोना, प्लीज टेक इट ऑफ। बिल्कुल सही। डॉक्टर हुमा, थैंक यू वेरी Thank मच। you so much for having me here. थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। पाकिस्तान सुपर लीग के 8वें एडिशन का शेड्यूल फाइनल कर लिया गया है। इरफान ज़हीर साहब हमारे साथ होंगे। स्टे विद अस। आपको पता है आपकी आवाज ये वाली ऑनर चली गई है। राइट बैक। यस बिल्कुल। नाज़रीन, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान वंस अगेन। पीएसएल एडिशन 8 की बात करेंगे। इरफान ज़हीर साहब सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हमारे साथ हैं। इरफान साहब अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस इरफान साहब। इरफान साहब, पीएसएल 8 की बात करेंगे, उसका स्केड्यूल की अनाउंसमेंट आज होने जा रही है, क्या कहेंगे? आज बिल्कुल 13 फेब से ये स्टार्ट होगा और 19 मार्च को मोस्ट लाइकली ये इसका एंड होगा, क्योंकि कोशिश यही होगी कि रमज़ान भी आने वाला है तो रमज़ान से पहले इसको ख़त्म किया जाए। और दूसरा ये है कि इसमें 2 चीज़ें मज़ीद देखी जा रही हैं। एक तो इनका प्रपोजल ये है कि इस दफ़ा कोयटा में भी एक नुमाइशी मैच ही करवाया जाएगा, क्योंकि अभी स्टेडियम की रेनोवेशन हो रही है। आपको पता है लॉ एंड ऑर्डर की भी सिचुएशन को भी देखना है। इरफान साहब जो है वो मुल्तान में इस दफा कराने का फैसला किया जा रहा है, तो अच्छा, ये फैसला हो गया? ये फैसला जी बिल्कुल। तो इरफान साहब, व्हाट्स योर टेक? आपको क्या लगता है कि मुल्तान में ही ओपनिंग होनी चाहिए थी या कराची, लाहौर, इस्लामाबाद? देखिए, लाहौर, कराची, दूसरे सिटीज़ ने तो ये सारे फ्लेवर देख लिए हैं। अब इन तमाम सिटीज़ की भी ये मेरा ख्याल है वो डिजर्व भी करते हैं। मुल्तान का स्टेडियम बहुत खूबसूरत स्टेडियम है और वन ऑफ द बेस्ट दुनिया में माना जाता है, तो मेरा ख्याल है मुल्तान के लोग भी थर्ली डिजर्व करते हैं। एब्सोल्युटली। और मैं चाहता हूँ कि अगले हर साल नए सिटी में जाए ये पीएसएल मैचेस भी हर सिटी में हो। जैसे सेठी साहब ने कहा कि हम नेक्स्ट पीएसएल के मैचेस जो है वो पेशावर में भी करवाएंगे, इंटरनेशनल मैचेस भी होंगे। मैं इंडिया की थोड़ी सी इधर एग्जांपल देना चाहूँ तो इंडिया का क्या है कि एक सिस्टम रखा हुआ उन्होंने कि हर मैच वेन्यू चेंज होता जाता है, एक वेन्यू में नहीं होता। तो वो पूरे इंडिया के तमाम वेन्यूज को जितने भी इंटरनेशनल लेवल के हैं उधर उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है उनके स्पेक्टेटर्स को मैच देखने के लिहाज से। तो और हमें शहर को मिलती है ये अपॉर्चुनिटी कि वो होस्ट करते हैं। जी, वो होस्ट करते हैं। फिर आप उनके लोगों के लिए देखें कितना बड़ा ये एक चार्म होता है सुपरस्टार्स को देखना। फिर उसके साथ आपका जो इंटरनेशनल जो आपके गेस्ट हैं वो आते हैं, उससे आपकी इंडस्ट्री कितनी और इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। ग्रोथ होती है। आपकी होटल इंडस्ट्री की बात करें, आपके जो कल्चर है वो आपका फ्लरिश करता है। तो मेरा ख्याल है ये किसी भी कंट्री की आप डेवलपमेंट के लिहाज से बात करें तो स्पोर्ट बहुत वाइटल रोल प्ले करती है। तो मेरा ख्याल है कि हमारे पास तो अनफॉर्चुनेटली रही सिर्फ क्रिकेट क्या है। और एंटरटेनमेंट में अगर हम बात करें तो क्रिकेट को जिस तरह से लोग डाई हार्ड फैंस हैं, तो बहुत ज्यादा इमोशनल अटैचमेंट भी तो है ना इस स्पोर्ट के साथ। एंटरटेनमेंट में सियासत अभी भी नंबर 1 पे है, आप स्पोर्ट्स को नंबर 2 कर सकते हैं। हम ड्रामा इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहे, हम एंटरटेनमेंट मैं भी एंटरटेनमेंट की बात, मैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ। एंटरटेनमेंट भी हम ड्रामा सियासत आज भी नंबर 1 पे, स्पोर्ट्स दूसरे नंबर पे। एक इसी तरह के स्टैट्स ऐसे ना कि पूरी दुनिया में जो रेटिंग्स होती हैं वो एंटरटेनमेंट की ज्यादा होती है और करंट अफेयर की सेकंड नंबर पे होती है। पाकिस्तान दुनिया में वाहिद कंट्री था जिसमें करंट अफेयर की जो व्यूअरशिप थी वो सबसे ज्यादा थी, और उसके बाद जो ड्रामा तो दूसरी एंटरटेनमेंट है। और ये फैक्ट है, मतलब मजाक तो मैं कर ही रहा था, लेकिन ये फैक्ट, ये रियलिटी है। और ज्यादा क्रिकेट की बात करें तो हमारे पास देखें कोविड से पहले भी लोगों के पास कोई ऐसा एंटरटेनमेंट थी नहीं। यहाँ उन्होंने कहीं मूवी देखनी है या
आपने मैच देखना तो मूवीज वाला सिलसिलाकार भी अब हमारे स्मार्ट टीवी एलईडी ने खत्म कर दिया। इरफान साहब, आप सियासत की वैसे हम लोग बात करें, आपको नहीं लगता कि अब हमारे स्पोर्ट्स में भी सियासत आ चुकी है? पॉलिटिक्स, सियासत जो है ना, हमने देखिए उसकी सबसे प्राइम एग्जांपल ये है कि आपका जो अपॉइंटमेंट होती है चेयरमैन पीसीबी की, वो पैटर्न चीफ करता है। पैटर्न चीफ जो है वो आपके पीएम साहब हैं, तो वो तो आपका पूरा कनेक्टेड है पॉलिटिक्स के साथ। एंड स्पोर्ट्स। और आपकी जो सबसे बड़ी अभी जो प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ रहा है कि आपके कंट्री के अंदर कोई फॉरेन कोच आने को तैयार नहीं है। उसकी सबसे मेन रीजन ये है, वो कहते हैं कि हम आपसे कॉन्ट्रैक्ट करके आते हैं, हम अपने जो भी ऑलरेडी वो दे आर ऑलरेडी बिजी इन एनी स्केड्यूल, कहते हैं सब कुछ छोड़ के आते हैं। आपकी इतनी अनसर्टन किस्म की वो सारी सिचुएशन है, आपकी गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, तो फिर आपका नेक्स्ट पीएम कोई आता है, वो अपना बंदा लगाएगा, वो फिर सारी रिजीम चेंज हो जाएगी, तो वो फिर इस लिहाज से कोई आने को तैयार नहीं है। तो ये मेरा ख्याल है बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि स्पोर्ट्स का और इवन किसी भी तरह का जो मीडिया है उसका किसी तरह भी इससे लिंकअप नहीं करना चाहिए। जैसे हमारे कुछ एक्टर्स भी थे, वो भारत जाके काम करते थे, उनके इधर आते थे, तो बाउंड्री स्पोर्ट्स की और मीडिया की होती नहीं है कि आप इसको तो बियॉन्ड रखना चाहिए। और यही मेरा ख्याल है कि सबसे इम्पोर्टेंस, इसकी ब्यूटी भी यही है। और पाकिस्तान की जो सब कॉन्टिनेंट की जो बेल्ट है, इसमें तो सेकंड रीजन के तौर पे ट्रीट करते हैं, हम लोग भी ऐसे ही लेते हैं, इंडिया वाले भी ऐसे ही लेते हैं। और पीएसएल की, कमिंग बैक टू द पीएसएल, तो पीएसएल दुनिया की सबसे बेस्ट इसको लीग भी बोला जाता है अब। इन टर्म्स ऑफ अगर व्यूवरशिप बात करें तो आईपीएल पहले नंबर पे है, सेकंड नंबर पे पीएसएल को बोला जाता है। बिल्कुल। बट अगर कंपेटिटिव क्रिकेट की बात करें तो जो लोग क्रिकेट को समझते हैं वो कहते हैं कि आईपीएल से बेहतर क्वालिटी क्रिकेट आपको पीएसएल में देखने को मिलती है। अच्छा, नजम सेठी साहब जिनके सर ये सेहरा जाता है, जिन्होंने पीएसएल स्टार्ट करवाया था और 8वीं एडिशन में अब फिर पीसीबी के चेयरमैन हैं वो, तो आपको लग रहा है इज इट गोइंग टू बी समथिंग स्पेशल या कुछ? ऑब्वियसली वो कुछ ना कुछ तो ऐसा जमील ज़रूर करेंगे। और जिस तरह उन्होंने एक कोयटा की बात की, एक मैच में उधर भी करवाऊंगा, वाल्दो के नुमाइशी मैच होगा, बट कुछ ना कुछ डिफरेंट करने की तरफ जा रहे हैं। मैचेस की क्वांटिटी को भी देखा, स्केड्यूल आएगा तो फिर हम उस पर भी बात करेंगे, वो भी इंक्रीज़ किया जाएगा। 10वें एडिशन में जाके एक टीम ऐड भी की जाएगी, उस पर हम सेपरेट बात किसी दिन करेंगे, क्योंकि उस पर रिजर्वेशन है बाकी टीमों के, क्योंकि आपके फाइनेंशियल्स कम हो जाएंगे जी। और ये लास्ट ईयर आपको याद होगा, ये तमाम जितनी फ्रेंचाइज थी ये हाई कोर्ट में ले गई थी इनको, पीसीबी को। तो ये एक हमारी सबसे बिगेस्ट कमोडिटी, सबसे बड़ा ब्रांड है पीएसएल। बिल्कुल, हम सब ने इसको लेके चलना है और हम चाहेंगे कि ये इसी तरफ फ्लरिश। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच इरफान साहब, थैंक यू फॉर कमिंग एंड जॉइनिंग अस इन सुनो पाकिस्तान। नाजरीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त हो गया है खत्म, आपसे इजाजत लेंगे, आपसे मुलाकात होगी मंडे को। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। क्या फीडबैक देना चाहते हैं, फीडबैक देना ना भूलिएगा। आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर हमें फॉलो भी कर सकते हैं और फीडबैक भी दे सकते हैं फेसबुक पर। बिल्कुल। मुझे और जमील सुखेरा को दीजिए इजाजत। हैव अ ग्रेट वीकेंड। अल्लाह हाफिज। बाय बाय। सी यू ऑन मंडे।